वीडियो के स्टार्टिंग में देखते एक बंदे को जो इसके बारे में कोई बताता है। ये बास्कर फैमिली का एक हाउंड है और उसको एक सूली पर लटकाया हुआ रहता है। और हाउंड का मतलब बताया जाता है यहाँ पर एक शिकारी कुत्ता जो अपने फैमिली के प्रति लॉयल रहता है और वो अपनी फैमिली की सारी बात मानता है। और इसको इसलिए सज़ा मिल रही है कि इस पर आरोप लगा है कि ये डीमन क्लैन के साथ मिला हुआ है। और उस बंदे का काम वहीं ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब लुढ़का दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कुछ चेयर टाइप चीज़ रहता है और अगले सीन में देखते हैं कि वो एक बच्चे को रखने वाला रहता है और 3 बच्चे को देखा जाता है। और जो बीच में जो बच्चा रहता है और बोलता है ये कौन सी जगह है और मेरा बॉडी इतनी भारी क्यों लग रहा है और मैं अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और बोलता है क्या ये कहीं हेल तो नहीं है। फिर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं और सभी रो रहे होते हैं। और वहाँ पर एक बंदा रहता है और सभी बच्चे को देखते हुए बोलता है ये सब पैथेटिक्स बच्चे, ये सब बास्टर्ड छोटे ब्रैट। और इसके बारे में बताया जाता है ये है बास्करविल का फैमिली पेट्रियाज और इसका नाम ह्यूगो ली बास्करविल। फिर पेट्रियाज आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि सभी बच्चे को देखते हुए यहाँ पर एक भी बच्चा स्पेशल नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पर सारे बच्चे कचड़े आए हुए हैं। तभी उसकी नज़र एक बच्चे की ओर जाती है और उसे अपना देखते हैं तो वो अपना हीरो रहता है। अपने हीरो का नाम है विकर वॉन बास्केट, तो हम लोग इसका नाम विकर रखेंगे। तो पेट्रियाज उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं ये कचड़ा शांत दिखता है और ये रो भी नहीं रहा है। फिर पेट्रियाज अपने साथी को बोलता है जाओ इन सभी बच्चे को शॉर्ट क्राउड में लेके जाओ। तो उसके साथी भी बोलता है ठीक है। तभी अपना विकर उस बंदे को देख लेता है पेट्रियाज और पहचान जाता है और बोलता है यही मेन कल्प्रिट है, इसी की वजह से मुझे मार दिया गया। और सोचता है अपने मन में ह्यूगो ली बास्करविल, मुझे इस पर दूसरा मौका मिला है, मैं तुम्हें इस पर नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी लाइफ का खुद ही डिसीजन लूँगा। मैं अपना बदला तुमसे लेके रहूँगा, लेकिन मैं अभी छोटे बच्चे की बॉडी में हूँ और मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है मैंने अपने पास्ट लाइफ में छोटे उम्र में बहुत मुश्किल का सामना किया और मुझे बहुत ख़राब इन्वायरमेंट में रहना पड़ा और ट्रेनिंग करना पड़ा और मेरी लाइफ पूरी तरह से झंड थी। लेकिन मैंने अपने फैमिली की परवाह करते हुए अपनी फैमिली की सारी बातें मानी और अपने फादर की भी सारी बातें मानी। और जब 10 साल बाद जब डीमन रेल्म का गेट खुला और मॉन्स्टर ने अटैक किया तब मेरी फैमिली ने पूरी मदद की और मैंने अपनी फैमिली को सबसे टॉप 7 हाउसेस तक पहुंचाने में हेल्प की। लेकिन मुझे रिवॉर्ड में मिला क्या, बस एक रीजन के कारण मुझे ऐसी सूली पर लटका दिया गया, क्योंकि मुझे कुछ सीक्रेट पता चल गया था फैमिली के बारे में। इस कारण मुझे सूली पर लटका दिया गया और मुझे मार दिया गया। मैं तो बस इतना चाहता था कि मुझे फैमिली एक्नॉलेज करे और मुझे बस इतना ही चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने मुझे मार दिया। फिर वो इधर उधर लेटते हुए बोलता है लेकिन मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता, मैं इस छोटे से बच्चे के शरीर में हूँ। और वो एकदम सीरियस फिर हो जाता है और बोलता है लेकिन मैं बदला लेके रहूँगा और उसके लिए मुझे अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और शॉर्ट क्राउड एक अच्छा रास्ता है जो मैं अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। फिर शॉर्ट क्राउड के बारे में बताया जाता है बास्करविल फैमिली के बच्चे को एक ट्रायल से गुजरना पड़ता है जो यदि शॉर्ट के बीच में होते हुए बच्चे लोग को यदि स्ट्राइक रिवर तक जाना होता है। स्ट्राइक रिवर एक लेजेंडरी रिवर जो बच्चे को बॉडी को आयरन जैसे स्ट्रॉन्ग करता है और जितना देर बच्चे पानी के अंदर रहेंगे उतना उन लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे। यदि स्ट्राइक रिवर से पहुंचने से पहले शॉर्ट क्राउड को पार करना पड़ता है और शॉर्ट क्राउड को पार करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत से चोटें घायल लगता है। फिर एक वॉल को पार करना पड़ता है और ऐसे करते करते वो लोग जाते हैं ऐसी स्ट्राइक रिवर तक। फिर देखते हैं अपने हीरो को और वो एकदम बड़ी बैडस लग रहा होता है और वो जा रहा होता है और उसके फैमिली के पेट्रियाज देख रहे होते हैं। और अपना हीरो अपने मन में सोचता है पास्ट लाइफ में मुझे ये मौका नहीं मिला था मेरे भाई और बहन की वजह से, और वो लोग सबसे पहले शॉर्ट क्राउड में पहुंचे थे और उन्हीं लोग का ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, लेकिन मैं इस बार नहीं होने दूंगा। फिर अपना हीरो फाइनली स्ट्राइक रिवर तक पहुंच जाता है और उसमें छलांग मार देता है और पेट्रियाज और बाकी के लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर अपना हीरो पानी के अंदर जा रहा होता है और उसके जो चोट रहते हैं जो शॉर्ट के चलते हुए आए हुए रहते हैं लगे हुए रहते हैं और वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। और अपना हीरो बोलता है अपने मन में, बोल तो नहीं सकता है, मतलब सोचता ही है कि मेरा चोट हील हो रहा है, लेकिन ये हील होने टाइम मुझे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन मुझे इसे सहना होगा और मैं जितनी देर इस पानी के अंदर रहूँगी मुझे उतना ही फ़ायदा होगा और मैं उतना ही मेरा बॉडी आयरन जैसा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर पानी का बाहर का सीन देखते हैं और जो पेट्रियाज के साथ जो लोग आए हुए रहते हैं और वो लोग बोलते हैं यंग मास्टर आपको बाहर आ जाना चाहिए, आप ज़्यादा देर तक अंदर रहेंगे तो आप मर सकते हैं। फिर पेट्रियाज उसके पीछे एक बंदा रहता है और बोलता है बटलर अभी उस बच्चे को गए हुए कितना टाइम हो गया है। तो वो बटलर बोलता है लगभग 7 मिनट। फिर पेट्रियाज उसकी बातें सुनता है, फिर वो पानी की ओर देखता है और बोलते है ओ 7 मिनट। फिर बोलते हैं मेरे बेटे अब टाइम हो गया, अब तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। अपना हीरो बोलता है
तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी आसानी से हार मान लूँगा? नहीं, मुझे जीतना है, मुझे स्ट्रांग बनना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और वो पानी को भी पीने लगता है, फिर वो डूबने लग जाता है और वो डूबते हुए भी बोलता है नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, और वो डूबने लगता है। तभी पेट्रियाज उसको निकाल लेते हैं एक टांग पकड़ के और बोलते हैं, अरे इस बच्चे को तो देखो, इस बच्चे को स्ट्राइक रिवर में रहना काफ़ी नहीं लगा, तो इसने तो पानी भी पी लिया और तो और इसका अब तो दांत भी निकल गया है। फिर पेट्रियाज उस बटलर से इस बच्चे का नाम पूछता है, तो वो अपना बटलर बताता है। यंग मास्टर का नाम विकर वॉन बास्करविल है। तो गाइस मेरे से नाम में बहुत मुश्किल हो रही है नाम बोलने में, तो मैं इसमें जो शॉर्ट नाम रहता है तो मैं वही बोलूँगा। तो चलिए बैक टू टॉपिक। पेट्रियाज उसका नाम सुनते हैं और उसकी तरफ देखता है और बोलता है विकार, और बोलता है परिवार के अंदर लगता है एक लालची बच्चा पैदा हो गया है। तो अपना हीरो उसकी बातें सुनता है और बोलता है तुम्हें जितना एंजॉय करना है कर लो, तुम अभी मुझे एक पालतू कुत्ते की तरह पाल रहे हो, लेकिन तुम याद रखना कि एक कुत्ता अपने मालिक को जरूर काटता है, और जिस टाइम मैं तुम्हें काटूंगा उस टाइम तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और एकदम बैडस के साथ बोलता है मैं विकरविल फैमिली को पूरी तरह से हिस्ट्री से मिटा दूंगा और उसका कारण रहूंगा मैं, विकर वॉन बेकर। और वो बोलता है मैं कहाँ हूँ? फिर वो ठीक से देखता है तो वो बोलता है मैं तो नर्सरी में हूँ। फिर वो पलटते हुए बोलता है मैंने सक्सेसफुली स्ट्राइक रिवर के पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर वो आगे सोचता है अब मेरे पास एक अच्छा लाइफ है, एक अच्छा बेटर लाइफ स्टार्टिंग करने के लिए। तभी वहाँ पर कोई आता है एक बॉक्स के साथ, और अपना हीरो उसकी ओर देखता है और अपने मन में सोचता है वो क्या है, वो क्या करना चाहती है। तभी वो थी लेडी तो अपने थी हीरो के कैरेज में रख देती है वो बॉक्स। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपना हीरो मन में सोचता है ऐसा कोई बास्टर्ड नहीं है जो मुझे प्रेजेंट है। तभी उस बॉक्स को देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से काला काला धुआं निकलने लगता है। तभी वो बॉक्स खुलता है और उस बॉक्स में से निकलता है स्नेक। अपना हीरो हैरान हो जाता है उस स्नेक को देख के और बोलते हैं उन दोनों स्नेक को देखते हुए ये तो ब्लड स्नेक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो खतरे में आ सकते हैं। एक ऐसे बच्चे को मारने के लिए एक ब्लड स्नेक का यूज़ किया जा रहा है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं होने लगा। ऐसा लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर कम करने की कोशिश कर रहा है। और वो दोनों स्नेक अपने बिगर की तरफ बढ़ जाते अटैक करने के लिए। तभी अपना बिगर वो दोनों को स्नेक के गले को पकड़ लेता है और उन दोनों के टेटुओं को दबाने लगता है। और अपना बिगर बोलता है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई भी मारने आए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं पूरे इस फैमिली को अपने यही दोनों हाथों से बर्बाद करके रख दूंगा। और उस सांप को पूरी तरह से दबाने लगता है और दिखाया जाता है ब्लड। तभी नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का। कुछ लोगों को देखते हैं और वो लोग कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और वो लोग अपने बिगर को देखते हैं जो ब्लड के स्नेक के बीच में सोया हुआ है, वो भी फुल मस्ती में वो सारे ब्लड स्नेक मरे हुए हैं। तभी सीन दूसरी ओर दिखाया जाता है दो बंदे की ओर, और उसमें से एक बंदा बोलता है हमने सभी नर्सेस को पकड़ा, उनसे पूछताछ की और यहाँ तक तो हम लोगों ने उनको टॉर्चर भी किया, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सारे नर्सेस को मरवा डाला। तो आगे वो दूसरे का बंदा बोलते हैं तो अभी भी कल्प्रिट का पता नहीं चला। तो वो फर्स्ट वाला बंदा बोलते हैं हाँ हमें कल्प्रिट का पता नहीं चला। फिर कहानी सुनाने वाला आता है और बोलता है ये बार्गेज फैमिली को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसके बारे में ऐसी अपने बिगर को पता था कि कल्प्रिट कौन है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि 8 साल गुजर जाते हैं और बिगर 8 साल का हो जाता है। फिर एक टीचर को देखते हैं जो कुछ बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और बोलता है कि यंग मास्टर आज हम लोग स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सीखेंगे। टीचर स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बताते हैं। स्वॉर्ड माना के 3 लेवल होते हैं, एक एक्सपर्ट लेवल और एक ग्रेजुएट लेवल, एक मास्टर लेवल। और जो मास्टर लेवल है वो हमारे पेट्रियाज है और सभी यंग मास्टर है और ये सब सुन के हैरान रहते हैं और उनका मुंह फटा का फटा रहता है और अपने हीरो को देखते हैं जो अपने मन में सोचने लगता है ओ तो वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर तक पहुंच किया है। और वो आगे बोलते हैं तो मुझे अपनी पावर को पाने के लिए मुझे जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मैं अपनी पास्ट लाइफ की जो पावर है वो जल्दी मैं हासिल कर लूँगा धीरे धीरे करके। फिर वो टीचर अपने बिगर को देखता है और अपने मन में सोचता है लगता है कि फिर से यंग मास्टर बिगर अपने ख्यालों में खो गए। वो 7 मिनट तक स्ट्राइक रिवर में थे और वो दूसरे की तुलना में बहुत तेज़ी से सीखते हैं और बहुत तेज़ी से समझते हैं। वो एक इंटेलिजेंट है और वो बहुत टैलेंटेड है। अपना बिगर इधर सोचता है कि अपने मन में मुझे पेट्रियाज को मारने में और कितना साल लगेगा और ऐसे ही सोच रहा होता है। फिर इसके बाद देखते 3 बंदे को जो अपने बिगर की ओर देख रहे होते हैं बड़ी बैडस लुक में। फिर नेक्स्ट सीन में देखते जो अपने बिगर को धक्के मार के उधर साइड में ले जाते खोपचे में
में और बोलते हैं तुम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत से रूमर्स सुने और तीनों जुड़वा रहते और उसमें से एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि तुम स्ट्राइक रिवर में 7 मिनट तक थे और जब तुम बच्चे थे तुमने 2 ब्लड स्नेक को ही मार दिया था, क्या यह सच है? और अपना हीरो उन तीनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं डीमन क्लैन से मिला हुआ हूँ और मैं वहाँ से भागने की कोशिश की अपने, ठीक है, तो ये तीनों मेरे पीछे लगे हुए थे और इन तीनों ही ने मुझे चाकू मारा था। अपना विगर इन तीनों के बारे में बताता है और तीनों का नाम बताता है, तो तुम लोग इन तीनों का नाम देख सकते हो और वो मैं बता देता हूँ। एक तीनों तो सेम ही है तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तभी मैं बता देता हूँ। एक का नाम है हाइल ब्रो, दूसरे का नाम है मिडिल ब्रो और तीसरे का नाम है लोअर ब्रो और तीनों तिगड़ी है। फिर तीनों साथ में चिल्लाते हुए बोलते अपने बिगर को, क्या तुम्हें हमारी बातें सुनाई दे रही है? फिर वो तीनों अपने बिगर के पास जाते हैं और उन तीनों में से एक बंदा अपने बिगर पर चाकू टानते हुए बोलते, मैंने यह सुना है कि जो जितनी देर स्ट्राइक रिवर में रहता है उसकी बॉडी उतनी स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल आयरन की तरह। अगर मैं तुम्हारे ऊपर चाकू मारूं तो क्या तुम्हारे अंदर चाकू धंसेगा कि नहीं? अपना हीरो बस उसे देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी 2 बंदे को देखते जो अपने अपने में इशारा करते और वो दोनों कुछ बोलते। तभी एक बंदा जाके अपने विगर का फेस को पकड़ लेता है और उसके मुंह और नाक को बंद कर लेता है और बोलता है, मैं देखता हूँ कि तुम अपनी कितनी देर तक सांसें को रोक सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 मिनट तक रुक पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपना विगर अपने मन में सोचता है, मैंने सुना है कि बच्चे बहुत क्रूर रहते हैं, लेकिन चलो मैं इनके साथ थोड़ी देर खेल भी लेता हूँ। फिर वो दोनों बंदे देख रहे होते हैं और जो वो अपने हीरो का जो मुंह पकड़ा हुआ रहता है वो बोलता है, तुम ज़्यादा देर तक रुक गए तो मैं अपने हाथ को ही खा लूँगा। और वो ऐसे करते करते 1 मिनट हो जाते हैं। वो लोग बोलते अच्छा है, गुड गुड, दोनों बंदे बोलते। फिर ऐसे करते करते फिर 3 मिनट हो जाते हैं और वो दोनों हैरान होने लगते हैं और जो बिगर का मुंह पकड़ा हुआ रहता है वो भी हैरान रहता है और वो थोड़ा घबराने लगता है। फिर वो 2 बंदे रहते हैं, वो बोलते अब तुम इसे छोड़ दे, इसमें अब कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तभी उस बंदे को दिखाई जाता है और वो हाथ छोड़ता है, देखता है कि उसका एक अंगुली गायब रहता है और वो हैरान हो जाता है और अपने बिगर ने उसकी अंगुली को काट लिया रहता है और उसके अंगुली को नीचे थूकता है और वो लोग हैरान हो जाते हैं। और एक जो बंदा रहता है वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तभी अपना बिगर बड़ी बैडस लुक में बोलता है, उसने कहा था कि मैं ज़्यादा देर तक हैंडल कर लूँगा तो वो अपनी अंगुली को खा लेगा, क्या ये सच नहीं है? तभी एक बंदा जो रहता है और वो बोलते हैं अपने बिगर को, मैं तुमसे नहीं डरता। बिगर ने जिसकी उंगली खाई हुई रहती है वो अपने फिंगर चिल्लाने लगता है और बोलते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसके भाई लोग बोलते हैं कि हमें जल्दी प्रीस्ट के पास जाना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी अपना बिगर बोलता है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए? और वो लोग भी इस बात को सुनकर थोड़ी हैरान हो जाते हैं। तभी एक बंदा बास्टर्ड बोलती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिगर के ऊपर जाके एक चाकू मारता है और वो बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग तुमसे 1 साल बड़े हैं? तभी वो बंदा कुछ देख के हैरान हो जाता है और वो देखता है कि वो चाकू बिगर के पेट में नहीं धंसता है। फिर अपना बिगर उस बंदे को हाथ को पकड़ लेता है और पीछे की ओर मोड़ने लगता है और बड़ी बैडस लुक में बोलता है, चलो अब अंत तक खेलते हैं। फिर वो बंदा डर जाता है और बोलता है नहीं, वो रूमर सच थे। तभी वो कुछ बोल पाता आगे, तभी अपना बिगर उसको एक पंच मारता है उसके फेस के ऊपर और उसको मार के जबड़ा को तोड़ देता है। और जो उसके भाई सब रहते हैं उसको देख के हैरान हो जाते हैं और जो दूसरा का जो बंदा रहता है उसकी ओर बास्टर्ड बोलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी अपना बिगर जाता है, एक पंच मारता है और उसके फेस के ऊपर और उसको मार के जबड़ा तोड़ देता है। और वो अपना बिगर बोलता है वो तीनों भाइयों को, बिगर बोलता है तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे जितने भी चोट लगे वो तुम प्रिस्ट के पास जाके वो सारे हील कर देंगे। फिर बिगर उसी चाकू को उठाता है और उनके पास जाता है और बोलता है उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ सबक सिखाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक बंदे को देखते हैं और वही बटलर रहता है और वो बताता है पेट्रिया जो हमारा जो वो माइनिंग है जो हम लोग रूबिक निकालते हैं वो मोरन ट्राइब बोल रही है कि वो हमारा टेरिटोरी के बीच में आता है, वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तब अपना थी पेट्रिया बोलता है छोड़ो उसे जाने दो, वो मोरन ट्राइब खुद ही आएगा मेरे से बातचीत करने के लिए, तब मैं उसे देख लूँगा। तो क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को रिपोर्ट है? तो वो बटलर बोलता है हाँ। बटलर बताता है कि यंग मास्टर के बीच में एक बड़ी लड़ाई होती। फिर पेट्रिया बोलती है तो क्या वो लोग अभी भी जिंदा है? तो बटलर बताता है हाँ, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। बटलर बोलता है नहीं, बस उनकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। और वो बताता है कि उन्हें चोट लगी थी और तीनों का नाम लेके बताता है कि कहाँ कहाँ चोट लगी थी। तो मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि बड़े वाले को मार के मुँह तोड़ दिया था, मतलब जबड़ा, और सेकेंड वाले के दांत, और थर्ड वाले को हाथ मतलब अंगुली काट दिया था। और इन सब का ये हाल करने वाले एक 8 साल के बच्चे थे, मतलब एक यंग मास्टर थे और उनका नाम बिगर है। और ये बात सुन के वो पेट्रिया भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ओ वो बच्चा। पेट्रिया बोलते हैं मैंने सुना है कि वो अपने एग्ज़ाम में टॉप आया था, वो
सबसे हाई स्कोर लाया था। तो बटलर भी बोलता है हाँ। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर अपना बिगर आ जाता है और चुपचाप वहाँ पर खड़ा था। तभी अपना पेट्रियाज बोलता है बिगर से। पेट्रियाज बोलते हैं मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे बिगर, लेकिन अब तुम बड़े हो गए। तो अपना बिगर बोलता है हेलो पेट्रियाज। तो अपना पेट्रियाज बोलता है ओ तुम्हें छोटे पर देखा था, लेकिन अब देखो अब तो तुम कितने बड़े हो गए हो। और अपना बिगर भी बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा पेट्रियाज। और पेट्रियाज बोलता है ओ पेट्रियाज। फिर वो अपना पेट्रियाज बोलता है बिगर से मैंने क्या सुना है कि तुमने वो तीनों यंग मास्टर की हालत ख़राब कर दी। तो अपना बिगर बोलता है ओ आप उन तीनों के बारे में बात करें और मैं श्योर हूँ कि आपने उनका ट्रीटमेंट कर दिया होगा। पेट्रियाज बोलता है मैं फिजिकली बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके शरीर के हार्ट के अंदर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो लोग इतने डरे हुए हैं कि तुमसे क्या ही बोला जाए। वो लोग तो अपने में अब बात भी नहीं करते ठीक से और खाना भी नहीं खाते एक साथ और कुछ करते भी नहीं है। और वो लोग बिगर फैमिली के तिगड़ी कहा जाते थे और उनका जो कॉम्बैक्ट है वो तीनों के साथ एक साथ बहुत अच्छा होता था, लेकिन तुम्हारे कारण वो लोग तीनों आपस में बात भी नहीं करते और अलग अलग भी रहने लग गए हैं। बिगर पेट्रियाज की बात सुन के एक स्माइल देता है। फिर पेट्रियाज बोलते हैं क्या तुमने कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं कर दिया। तो अपना बिगर बोलते हैं क्या गलत। फिर वो पेट्रियाज बोलता है तुमने अपने भाइयों के साथ बहुत गलत किया है। तभी पेट्रियाज एकदम बेडेस लुक में बोलता है मैं स्ट्रांग हूँ और स्ट्रांग लोग कभी गलत नहीं होते हैं। और पेट्रियाज उसकी बातें सुनता है और बोलता है बिगर से तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारे यहाँ भाई आए थे और उन लोगों ने बोला था तुम उनसे माफ़ी मांग लो तो वो लोग तुमको माफ़ कर देंगे। तो अपना बिगर बोलते हैं क्या सच में उन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। इसने भी माफ़ी भी नहीं मांगा और ये समझ गया कि उन लोगों ने माफ़ कर दिया। तो बैक टू टॉपिक। फिर बिगर बैडेस में बोलता है कि मेरा मानना यह है कि माफ़ी कमज़ोर लोगों ने बनाई है जो अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को हरा नहीं सकती। और ये बात सुन के पेट्रियाज भी एक इविल से स्माइल देता है। फिर पेट्रियाज बोलता है तुम अच्छे से जानते हो कि बिगर फैमिली का मोटिव्स क्या है, स्ट्रॉन्ग लोग ही कमज़ोर पर राज करते हैं। फिर पेट्रियाज अपने बटलर की ओर देखता है और कुछ इशारा करता है और वो बटलर भी समझ जाता है और बोलता है जी माय लॉर्ड। फिर वो पेट्रियाज बोलता है फूड स्टोर में जो भी बिगर को खाने के लिए चाहिए तुम जाके उसे दे दो। बटलर से बोल रहा होता है और बिगर भी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो बोलता है सच में पेट्रियाज तो क्या मुझे चॉकलेट मिल सकती है। अपना पेट्रियाज बोलता है तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। और अपना बिगर बोलता है थैंक यू पेट्रियाज। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से पेट्रियाज बोलता है बिगर मेरे बेटे तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी है और बिगर फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट से भी बिल्कुल नहीं। तो ये अपना बिगर ये बात सुन के वहीं पर रुक जाता है और बोलता है गुस्से में यस माय लॉर्ड। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं बिगर को और उसके पीछे सेफ रहता है और वो बोलता है माय लॉर्ड ये मुझे आप दे दीजिए मैं आपके कमरे तक पहुंचा दूंगा। तो अपना बिगर बोलता है कोई बात नहीं मैं इसको खुद ही संभाल लूँगा। फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बोलता है बिगर का तो एक बहाना था, वो तो थी कोको का वो जो बीच रहता था वो अपने पास रखना चाहता था और जो वो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है बिगर फैमिली का उसमें वो यूज़ करने वाला है थी कोको बीन्स का। फिर हम लोग बिगर को देखते हैं जो एकदम कूल नियन खड़ा था। फिर वो एकदम बेडस बोलता है एक दिन कुछ बड़ा होगा। फिर कहानी सुनाने वाला आता है और बताता है इस वर्ल्ड के अंदर बास्करविल फैमिली को बास्करविल फैमिली के नाम से जाना जाता है क्योंकि बास्करविल का फैमिली का ट्रेनिंग बहुत हार्ड रहता है। उन्हें दौड़ाया जाता है हिल्स के ऊपर और उन्हें ट्रेनिंग बहुत हार्ड दिया जाता है और शॉट के बारे में सिखाया जाता है और उन्हें लेटा नहीं दिया जाता है और बैठा नहीं दिया जाता है और इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड रहती है तो इसलिए इनके नाम पर पड़ा गया है बास्करविल फैमिली। सॉरी नाम लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो माफ़ करना। तो बैक टू टॉपिक। क्योंकि बास्करविल फैमिली का ट्रेनिंग इतना हार्ड होता है तो क्या ही बोला जाए। उन्हें हिल पे चढ़ाया जाता है, बहुत शॉर्ट की ट्रेनिंग किया जाता है और इसी कारण उन्हें बास्करविल फैमिली का नाम दिया गया है। फिर आते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सर्वाइवल। कुछ बच्चे को दिखाया जाता है जो आए हुए रहते हैं एग्जाम देने और आज बताया जाता है कि आज एग्जाम होगा प्रैक्टिकल सर्वाइवल एग्जामिनेशन। ये एग्जाम एक माउंटेन के ऊपर लिया जाएगा और उस माउंटेन के ऊपर बहुत सारे एकदम मॉन्स्टर रहेंगे और उनका हंट करना पड़ेगा सभी यंग मास्टर को। तभी देखते हैं सारे बच्चे का और उसके पास एक बंदा आता है और उन्हें बताता है यंग मास्टर ये बस एक बेसिक एग्जामिनेशन है प्रैक्टिकल और अब सबको इसमें सर्वाइव करना है। और इसके बारे में बताया जाता है यह है बास्करविल का एक शैडो गार्ड और इसका नाम है पेब्लो। और ये आगे बोलता है पेब्लो शैडो गार्ड बोलते आप मॉन्स्टर को मार के सर्वाइव करना है। आप मॉन्स्टर को मारेंगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और आप अपने कॉम्पिटिटर को हटाएंगे मतलब अपने जो दुश्मन है दूसरे यंग मास्टर को हराएंगे तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। और जो यंग मास्टर के गले के ऊपर बैच है आप उन्हें छीन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे पूरे मिला के 50 पॉइंट। अगर आप सभी रूल्स को फुलफिल करते हैं तो आपको 90 पॉइंट दिए जाएंगे। और आगे बोलते हैं पेब्लो आपको डिटेक्शन एरिया में नहीं जाना है और आपको अंदर जहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहा है आपको वैसी एरिया में करना है
और हर एक शैडो गार्ड आपके साथ पीछे में रहेगा अथी के लिए, देखने के लिए कि आप क्या करते हैं। फिर कुछ बच्चे को देखते हैं जो अपने विगर को देखते हुए वो लोग हैरान होते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये वही बच्चा है जिसके बारे में हमने सुना है रूमर्स की ये स्टैक रिवर में 7 मिनट था और जब ये बच्चा था तो इसने ब्लड स्नेक को मार दिया था। और ये सब अलग अलग बातें कर रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है मैंने ये भी सुना है कि ये अपने क्लास में टॉप आया था, पूरे हाईएस्ट रैंक। फिर अपने हीरो को दिखाया जाता है विगर को, जो अपने मन में सोचता है मुझे काफ़ी टाइम हो गया ली नॉरेस माउंटेन पे आए हुए। फिर वही तीनों मास्टर को दिखाया जाता है, यंग मास्टर को, और वो दोनों अपने हीरो को देख के अपना फेस को इधर साइड की ओर कर लेते हैं। फिर पेब्लो बोलते हैं घंटी बजाने के साथ ये एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। फिर वो घंटी को बजा देता है और वो बोलता है मैं प्रेयर करूँगा कि तुम जिंदा बच जाओ। फिर वो लोग अचानक से सारे यंग मास्टर वहाँ से भागने लगते हैं अपने अपने जगह खोजने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। अपना विगर भागते हुए सोचता है पास्ट लाइफ में मैं जहाँ पर रुका था मुझे वहीं पर जाना चाहिए। फिर तीनों भाई को देखते हैं, एक भाई बोलता है हमें जल्दी से जल्दी एक अच्छा जगह खोजना होगा सर्वाइव करने के लिए। दूसरा का बोलता है तुम्हें ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा का भी बोलता है हाँ तुम मुझे ऑर्डर मत दो, अब मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। फिर देखते हैं अपने उसी पेब्लो को और वो बोलते हैं अब सब शैडो गार्ड के ऊपर है, अब वही सब बच्चे को देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं। फिर देखते हैं एक शैडो गार्ड को जो छिप के किसी को देख रहा होता है और ये अपने बेगर को देख रहा होता है और अपने बेगर आगे जाते हुए बोलता है अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो क्या मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वो शैडो गार्ड अपने बेगर को देखते हुए अपने मन में सोचता है मैंने इसके बारे में बहुत से रूमर सुने हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत टैलेंटेड है। इसने स्ट्राइक रिवर में 7 मिनट था और ये जब बच्चा था तो इसने ब्लड स्नेक को मार दिया था, क्या यह सच है? और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर कैसे सर्वाइव करता है। फिर हम लोग देखते हैं एक बड़े से पेड़ को अपना हीरो वहाँ पर आए हुए रहते हैं और एक लकड़ी से ज़मीन के अंदर टच करते हुए बोलते हैं यहाँ की ज़मीन बहुत नरम है और बोलता है मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और वो बोलता है चलो अब मैं इतनी दूर आया हूँ तो चलो ब्रेक ले ही लेता हूँ। और वो बंदा भी सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वो सच में यहाँ पर ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कुछ लकड़ियाँ लेके आता है और दूसरी ओर देखते हैं जो अपने दूसरे यंग मास्टर लड़ रहे होते हैं और अपना हीरो इधर अपना मस्त छुट्टियाँ मना रहा होता है और दूसरी ओर अपने सब दूसरे यंग मास्टर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और अपना इधर यंग मास्टर सो रहा होता है, लेट रहा होता है। और वो जो शैडो गार्ड रहता है अपने यंग मास्टर को ऐसे देखते हुए पूरा अजीब से शक्ल बना लेता है और अपने मन में सोचता है अथी विकर को देखते हुए मैंने सोचा था कि ये एक इंटेलिजेंट है, क्या ये सारे रूमर्स झूठ है? वो सिर्फ यहाँ पर आया है अच्छी शिकार करता है, खाना बनाता है और आराम करता है और कुछ नहीं करता है। इसको ऐसे देखना तो बहुत बोरिंग बात है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अपना हीरो उस शैडो गार्ड की ओर देखता है और बोलता है लगता है कि वो वहाँ से चला गया है, लगता है अब मेरी टर्न आ गई है। और वो फाइनली यहाँ से चला गया है और मुझे कोई अब इंटरफेयर करने वाला नहीं है। फिर वहाँ देखा जाता है रिट्रैक्शन एरिया पर और कुछ दिन के बाद फिर अपना विगर उसके अंदर जाने लगता है और अंदर जाते हुए सोचता है यहाँ पर जलती हुई वो आग और वो गंदी सी स्मेल लकड़ियों की रूट की जलने की। तभी अपना बेगर कुछ देखता है और वो कुछ देखता है और बोलता है ये तो एक जलता हुआ स्टूल है। और स्टूल मतलब शायद एक टट्टी। और वो आगे बोलता है इस फॉरेस्ट के अंदर बस एक ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। फिर वो अपने सामने देखता है एक जलता हुआ डॉग को और वो बोलता है हाँ मुझे लगा था कि ये यहीं पर होगा। और इसका नाम बताता है ये है हेल हाउंड। और वो हेल हाउंड अपने हीरो की ओर देखता है और गुर्राता है। अपना विगर हेल हाउंड को देखता है और अपने मन में सोचता है मैंने अपने पास्ट लाइफ में जब मैं 18 साल का था तब मैंने एक हेलहाउंड मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन एक 8 साल के बच्चे को एक हेलहाउंड को मारना इम्पॉसिबल है। हालांकि मुझे तरीके पता है कि एक 8 साल के भी बच्चे अब हेलहाउंड डॉग को मार सकता है। फिर तभी वो हेलडॉग अपने विकर की ओर अटैक कर देता है और अपना विकर भी उसकी ओर भागता है। तभी अपना विकर उस हेलडॉग के नीचे से झुक के बच जाता है और वो हेलडॉग अपने विकर के ऊपर से पार हो जाता है और वो पीछे पलट के उसके ऊपर गुर्राता है और अपना हीरो उसे देखता है। फिर वो बताता है अपना विकर हेलडॉग की वीकनेस। हेलडॉग की पहली वीकनेस है पानी और वो लोग पानी से बहुत डरते हैं और जरा से भी पानी का एक भी बूंद रहेगा वो लोग हेलडॉग उस पानी के नज़दीक नहीं जाते। और दूसरी वीकनेस है उनकी अटैकिंग। वो लोग डायरेक्ट सीधे अटैक करते हैं, वो लोग अपने डायरेक्शन बदल के अटैक नहीं करते और इसी का फ़ायदा उठा के मैं हेलडॉग को मार सकता हूँ। तभी अपना विकर वो पानी तो अपना बोतल में रहता है वो अपने सामने छीट देते हैं और वो हेलडॉग उसको देखता है तो वो फिर अपने इधर उधर से करके अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन अपना विकर उससे बच जाता है। फिर वो हेलडॉग एक बड़ा सा मुंह खोलते हुए उसके ऊपर अपने विकर के ऊपर अटैक कर देता है। अपना विकर बोलता है बस यही मेरे पास एक अच्छा ओपनिंग है। फिर वो अपने पैकेट से कुछ निकालता है और उसके मुंह में डाल देता है और अपना विकर उस हेलडॉग के अटैक से बच जाता है और वो हेलडॉग पीछे की ओर जाता है और अपने विकर को घूर के देखता है। तभी उस डॉग को कुछ अचानक से होने लगता है। फिर अपना विकर उसी चॉकलेट को निकालता है और बोलता है ये चॉकलेट है जो हेलडॉग
के ऊपर एक पॉइजन का काम करता है। वो कितना बड़ा भी क्यों ना स्ट्रॉन्ग हो हेल्डोंग, लेकिन उसके ऊपर चॉकलेट एक पॉइजन की तरह काम करता है। और उस हेल्डोंग को देखा जाता है जो उसके उस हेल्डोंग को देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो लगभग अधमरा हो जाता है। तभी अपना विकर एकदम बैडास लुक में अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अपने मन में सोचता है हेल्डोंग इतनी आसानी से नहीं मरते, उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत रहती है, लेकिन उनका एक वीक जगह रहता है और वो वीक जगह है किडनी। फिर तभी अपना विकर उसके किडनी में अपने स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और उसका काम ख़त्म। फिर देखते हैं कि उसके शरीर से एक अलग अलग सा एनर्जी निकलने लगता है और वो अपने विकर के बॉडी में जाके ऑब्जर्व होने लगता है। और अपना विकर बताता है जब भी कोई मॉन्स्टर मरता है उसके बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी रहता है वो मारने वाले के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी माना पावर बढ़ जाती है। फिर विगर अपने स्वॉर्ड को निकालता है और चलाता है और बोलते हैं अब मेरी स्वॉर्ड हल्की लग रही है। फिर अपना विगर उस हेल्डोंग की बॉडी की ओर देखता है और बोलते हैं जब मैं इसे पेट्रियस के पास ले जाऊंगा और इस हेल्डोंग को देखेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। मैं बहुत क्यूरियस हूँ पेट्रियस के रिएक्शन देखने के लिए। और वैसे भी मैंने एक हेल्डोंग को मार दिया और मैंने अपना पोजीशन संभाल लिया और मैं ही सबसे टॉप करूँगा। और तो मैंने ये भी सोच लिया मुझे रिवॉर्ड में क्या चाहिए। और वो बताता है कि जब मैं पास्ट लाइफ में मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं ज़रूर मांगूंगा अपना रिवॉर्ड। अपना विगर एक बुक के बारे में सोच रहा होता है, तभी पीछे से विगर को आवाज़ आती है और कुछ हेल्डोंग की पैरों को देखते हैं। और अपना विगर पीछे पलट के देखता है और वो देखता है तो क्या वहाँ पर और भी सारे आगे रहते हैं हेल्डोंग। और अपना हीरो उन लोगों को देखते हुए सोचता है मुझे लगता है कि उस हेल्डोंग की आवाज़ सुन के ये लोग भी आ गए। फिर वो बोलते हैं उन लोगों से मुझे लगता है कि तुम अपने साथी का बदला लेना चाहते हो। फिर तभी विकर एक हेल्डोंग के पास जाता है और उसका सर उड़ा देता है और अपने हाथ में पकड़ते हुए बाकी सब हेल्डोंग को बोलता है मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुकूँ, मैं बस एक ही हेल्डोंग को मार के यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं कि तुम सब भी आ गए और मैं भी तुम लोगों को देख लूँगा। फिर हेल्डोंग्स को देखते हैं जो वो लोग कुछ देखते हैं और उनकी थोड़ी फटने लगती है और अपना विकर भी उन्हें देखता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर हम लोग हेल्डोंग की ओर देखते हैं जो धीरे धीरे पीछे की ओर घिसकने लगते हैं और अपना हीरो उन लोगों को देखता है। फिर वो भी पीछे पलट के देखता है और देखता है क्या वहाँ पर 3 सर वाला कुत्ता रहता है और इसका नाम रहता है सेरेबस। अपना विकर उसको देख के हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक सेरेबस है जो ए रैंक का है और ये 7th रेंज में रहते हैं, ये फर्स्ट रेंज पे यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो सर्विस अपने विकर की ओर बढ़ने लगता है और अपना विकर भी उस सर्विस को देखता है और बोलता है इसे तो चोट लगी है। और आगे बोलते अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे एरोज लगे हैं और स्वॉर्ड के कटने के निशान है, मुझे लगता है इसके साथ किसी ने लड़ाई की है। फिर विकर बोलते हैं माउंटेन के ऊपर बारबेरियन ट्राइब रहती है, लगता है कि उन लोगों ने ही इसका शिकार करने की कोशिश की होगी और यह बचने के लिए यहाँ पर आ गया होगा। विकर अपने मन में सोचता है उस सर्वस को देखते हुए ये अभी घायल है तो मेरे पास एक अच्छा चांस है इसे हराने का और इसे मारने का। फिर कहानी सुनाने वाला आता है और बोलता है विकर ने अपनी पावर को छिपाया, वो पहले से ही अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुँच गया है और वो एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन गया है और उसने अपने विकरविल फैमिली की तीसरी टेक्निक को मास्टर भी कर लिया है। फिर विकर बहुत स्पीड से जाता है उस सेरेबस के पास और उसके सर के ऊपर अपने माना शॉट से अटैक करता है और तभी देखते उसके दूसरे सर अपने विकर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना विकर रेडी रहता है उसके लिए और उसके भी सर के ऊपर अटैक करता है और उसके सर को पीछे की ओर भेज देता है। और अपने विकर मन में सोचता है मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो अपने माना शॉट का यूज़ करता है और उस सेरेबस के ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक मारता है। फिर सेरेबस अपने विकर की ओर एकदम गुस्से में देखता है और एक अटैक करता है और विकर की शॉट भी टूट जाती है और वो अटैक जाके विकर के कंधे पर लगता है हाथ के ऊपर और वो जाकर दूर फेंकाता है और वो एक पेड़ से टकराता है और उसकी लिटरली हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड फेंक देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके सर्वरेस की आवाज़ आती है और वो होश में आता है और बोलता है क्या मैं बेहोश हो गया था। फिर उसे कुछ सेंस होता है और बोलता है मेरा हाथ ऐसा लगता है कि मेरा हाथ टूट गया है। फिर वो अपने हाथ की ओर देखता है और देखता है वहाँ पर बहुत चोट लगी रहती है और वो सर्वरेस को देखता है और बोलता है मुझे पता है कि वो ए रैंकर एक मॉर्शल, लेकिन वो घायल होने के बावजूद भी इतना स्ट्रांग है और मैं उसका सेकेंड अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। उसका सेकेंड अटैक से तो मेरा काम ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास बस एक ही रास्ता है यहाँ से भागने का।
फिर विगर उस सर्वरेस से बचते वहाँ से भागने लगता है और वो सर्वरेस पीछे पलट के देखता है, बड़ी गुस्से में, बड़ी बैडस लुक लग रहा होता है और अपना विगर भागते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे पता है ये अभी बहुत स्ट्रांग है, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर अपना विगर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे सर्वरेस रहता है। फिर विगर को अपने सामने एक गेट दिखता है और उसी पे से कूद जाता है और बोलता है कि बस मैं अपने जहाँ पर रुका था बस वहाँ पर पहुँच जाए, उसके बाद तो मेरा ही जीत होगा। फिर देखते हैं कि वो सर्वरेस भी गेट के ऊपर एकदम मारता है एक अटैक और वो गेट टूट जाता है और वो अपना विगर आगे आगे, अपना सर्वरेस पीछे पीछे और बोलता है बस थोड़ा सुनो और थोड़ा सुनो और फिर तभी उससे अपना रहने का ठिकाना दिख जाता है और बोलता है आखिरकार मुझे वो मिल ही गया। अपना विगर भाग रहा होता है तभी सर्वरेस को देखते उसी के पीछे रहता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है। तभी अपना विगर एक जंप मारता है और उस सर्वरेस को देखते उसके पैर को, जो उसके नीचे कुछ पत्थर रहते हैं एक स्टेप में, और वहीं पर वो सर्वरेस पैर रख देता है और वो ट्रैप में फंस जाता है और अपना विगर राहत की सांस लेता है और बोलता है फाइनली। फिर सर्वरेस को देखते हैं जो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत सारे जो ऐसी नुकीले ऐसी खंजर रहते हैं उस सर्वरेस के पेट में घुस जाते हैं और अपना विगर बोलता है मुझे पता है तुम नहीं मरोगे क्योंकि तुम एक हाई रैंक मॉन्स्टर हो। फिर वो एक स्वॉर्ड मतलब एक लकड़ी को निकालते हैं और उसके ऊपर थ्रो कर देते हैं अपनी पूरी पावर के साथ और वो लकड़ी जाता है और उस सर्वरेस के पीठ में धंस जाता है और वो चिल्लाता है सर्वरेस और अपना ऐसी विगर बोलता है और वो सर्वरेस आगे बढ़ने लगता है अपने विगर की ओर। अपना विगर बोलता है 1 2 और सर्वरेस उसकी ओर आगे बढ़ता ही रहता है और अपना विगर बोलता है 3 4 और सर्वरेस आगे बढ़ रहा होता है और अपना विगर बोलता है फिर से 5 6। फिर वो सर्वरेस अपने विगर के सामने पहुंच जाता है और अपना विगर बोलता है 7 और तभी देखते ही वो सर्वरेस का काम खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर अपना विगर बताता है अच्छा हुआ कि मेरा वो पोजन काम आ गया और वो बताता है कि जब मैं छोटा था और मैंने वो ब्लड स्नेक मामा को मारा था तो मैंने उसका दांत को रख लिया था, आगे जाके वो मेरा काम देता। तभी उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उसके अंदर से वो ओरा निकलने लगता है और अपने विगर की बॉडी के अंदर जाने लगता है और विगर अपने उस ओरा को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर अपना विगर बोलता है एक सर्वरेस वहीं पर रहता है जहाँ पर एक डंजन रहता है और मुझे लगता है कि आसपास कहीं जरूर डंजन होगा। और डंजन के बारे में बताया जाता है एक डंजन जो डंजन के अंदर ट्रेजर रहते हैं और उसी के अंदर मॉन्स्टर रह के उस ट्रेजर का यूज़ करके वो मॉन्स्टर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उस डंजन को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं अपने विगर को जो एक डंजन के पास पहुँच जाता है और बोलते हैं फाइनली मैंने इस डंजन को खोज लिया। फिर वो अंदर देखते हुए बोलते हैं अंदर एक जरा भी लाइट नहीं दिख रही है, अंदर तो बहुत डार्कनेस है। फिर एक क्रीपी सा स्माइल देता है। फिर वो जो डंजन के अंदर जा रहा होता है और वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पर एक लाइट आता है और वो बोलता है क्या ये डंजन का इंटरेस्ट है। फिर वो जाता है आगे और उसकी फेस के ऊपर लाइट पड़ रहा होता है। फिर वो डंजन में जाता है तो उसके सामने एक आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ रहता है। फिर विगर उसके पास जाता है और बोलता है ये तो एक रूबी है और इसी से लाइट आ रही है डंजन के अंदर। फिर वो जाता है उस रूबी को गौर से देखता है। फिर तभी उसकी नज़र दूसरी ओर जाती है तो वो देखता है एक स्केलेटन को और उसके सामने एक लेटर पड़ा हुआ रहता है। फिर अपना विगर उसके पास जाता है और उस स्केलेटन को देखते हुए बोलता है इसके चोट लगी है, इस स्केलेटन के ऊपर शॉट के निशान है और ये खून भी बहुत सूख गया और ये ब्राउन हो गया और ये लेटर, और उस लेटर को उठाता है और उस लेटर में देखता है और उस लेटर में लिखा हुआ रहता है बहुत लंबा चौड़ा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हम दो भाइयों को ये डंजन मिला था और हमने इस डंजन में आने का फैसला किया और इस डंजन में हमने बहुत से मुश्किलों का सामना किया, बहुत से मॉन्स्टरों को मारा और बहुत से ट्रायलों का पास किया। इसके बावजूद भी हमें ट्रेजर नहीं मिला और हमने लास्ट असाइनमेंट को भी बहुत पूरा करने की कोशिश की और उससे 3 साल हो गया। तब अपना हीरो बोलता है इसको इन लोगों ने एक ट्रेजर को खोजने के लिए 3 साल लगा दिया तभी इन लोगों को ट्रेजर नहीं मिला। फिर आगे लेटर में पढ़ते हुए बोलता है और जो हमारा लास्ट असाइनमेंट था जो रूबी के नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसके बारे में बताने लगता है कि हमने उससे समझा और पढ़ा और हम दोनों भाइयों ने एक एट द एंड एक कंक्लूजन पे पहुँचे। मैं और मेरा जुड़वा भाई हम एक थे। जब हमारा जन्म हुआ तो हम लोग अलग अलग हो गए और डंजन का ट्रेजर को पाने के लिए हमें फिर से एक होना होगा। मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है एक को मरना पड़ेगा। फिर वो दोनों को देखते उनके हाथ में स्वॉर्ड रहते हैं और एक दूसरे के सामने रहते हैं। फिर कहानी सुनाने वाला आता है और बताता है कि वो दोनों भाइयों के बीच में एक घमासान बैटल हुई और एंड द एंड वहाँ पर सबसे बड़ा भाई जीत गया और उसने अपने छोटे भाई के अंदर अपने स्वॉर्ड को उतार दिया। लेकिन उन दोनों भाइयों में से एक भाई मरने के बाद भी वहाँ पर डंजन के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ और उसको ट्रेजर भी नहीं मिला। और उसका बड़ा भाई बताता है कि मैंने अपने बड़े भाई को मार दिया लेकिन मुझे रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं मिला और वो डंजन से चला गया
गया और उसी ने इस लेटर को लिख के यहाँ पर छोड़ के चला गया। और अपना हीरो उस लेटर को फेंकते हुए बोलता है क्या ये बकवास है। उस लेटर को फेंकते हुए बोलते हैं उन दोनों ने इतने ट्रायल्स को पार किए, इतने सारे मॉन्स्टर को मारा, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं लगा। मुझे लगता है कि उन लोगों ने लास्ट असाइनमेंट को ठीक से समझा नहीं होगा। फिर अपना विगर उस रूबी की ओर देखता है और बोलता है कि ऐसा कोई डंजन नहीं है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। फिर उस स्केलेटन के पास खड़ा होता है और बोलता है अंदर आने के लिए एक, बाहर जाने के लिए दो, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर वो स्केलेटन को देखता है और वो बोलता है ओ आई सी, मैं समझ गया। फिर वो रूबी की ओर जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और बोलता है इसका आंसर बहुत सिंपल है। वो दोनों भाइयों की किस्मत बहुत खराब थी, लेकिन मेरा कोई जुड़वा नहीं है। फिर अपना विगर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और बोलता है इसका आंसर है एथी शैडो, जो एक आता है एथी रास्ते से जो डार्कनेस से भरा हुआ रहता है और जो अंदर एथी लाइट रहता है, रूबी लाइट, और उसके शैडो पड़ने के साथ वो 2 हो जाता है। देखो अब इसके बाद मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं है कि इसने क्या आंसर दिया। तो बैक टू टॉपिक, अपना विगर उस रूबी को तोड़ देता है और वो रूबी हवा में उड़ने लगता है और अपना हीरो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो देखता है कि उस रूबी के टूटने के बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्वॉर्ड आती है, रेड एंड ब्लैक। और विगर बोलते है उस स्वॉर्ड को देखते हो क्या ये एक डेविल की स्वॉर्ड है। फिर अपना विगर उसके पास जाता है और बोलता है कोई मैटर नहीं करता ये किसकी स्वॉर्ड है, लेकिन अब ये मेरी है। फिर विगर उस स्वॉर्ड के पास जाता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और वो स्वॉर्ड को निकालने लगते हैं। तभी देखते हैं कि वो स्वॉर्ड एक एनर्जी बन के अपने विगर के हाथ में घुसने लगती है और वो पूरी तरह से अपने विगर के हाथ में घुस जाती है। फिर वही स्वॉर्ड अपने विगर के हाथ से निकलती है। अपने विगर को थोड़ा मुश्किल होती है। फिर विगर अपने आप को संभालता है और फिर बैडस लुक में बोलता है फाइनली ये स्वॉर्ड अब मुझे मिल गया। फिर वो अपने आसपास देखते हुए बोलते हैं लगता है कि अब यहाँ पर और कुछ नहीं है। तभी अपने विगर को कुछ होने लगता है और वो नीचे बढ़ जाता है और बोलता है ये फीलिंग कैसी है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। फिर वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है। फिर वो बाहर निकलता है डंजन से और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और बोलते हैं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि मैंने बहुत सालों से कुछ खाया नहीं है। फिर तभी उसके जो हाथ में वो स्वॉर्ड रहता है किसी और की ओर इशारा करने लगता है और अपना विगर उसकी साइड में जाने लगता है, मतलब वो स्वॉर्ड अपनी ओर विगर को खींचने लगता है, बोलता है चलो उधर चलो। फिर विगर वहीं पर आ जाता है जहाँ पर अपने विगर ने सकबेस को मारा हुआ रहता है और अपना विगर बोलता है ये तो वही सकबेस है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले ही मारा था। फिर वो तभी वो स्वॉर्ड अपने टेंटिकल घुसा देता है उस सकबेस के पेट में और उसका ब्लड को अथी पीने लगता है और अपना विगर बोलता है क्या ये सच में ये अथी सकबेस का ब्लड पी रहा है। फिर वो बोलता है लेकिन अब मुझे थोड़ी फीलिंग अच्छा लग रही है, अब मेरी भूख शांत हुई है, लगता है कि ये मेरे साथ जुड़ गया है। और वो आगे बोलता है यहाँ के आसपास पेड़ पौधे सूख रहे हैं, क्या ये इसकी वजह से हो रहा है, मैं होप करता हूँ कि इसकी वजह से ना हो। फिर वो स्वॉर्ड अपने टेंटिकल को निकाल लेता है और वो अपने स्टेट में बताता है कि एक खूनी मक्खी ने अपने एथी एक एबिलिटी को कॉपी किया हांट होल्ड का। और अपना विगर बोलता है उसको देखते हुए क्या ये एथी दूसरों को एबिलिटी को भी कॉपी कर लेता है। फिर उसे अपने पास्ट लाइफ के एक हादसे की याद आने लगती है और बताया जाता है मेरे पास्ट लाइफ में एक खूनी मक्खी थी जो दूसरे का खून पीती थी और उसके साथ साथ उसका एबिलिटी भी कॉपी हो जाता था, शायद लगता है कि वो वही खूनी मक्खी है और ये एक स्वॉर्ड के रूप में बदल गई है। विगर यही सब सोच रहा होता है। फिर तभी वो अचानक होश में आता है। फिर वो अपने हेल हाउंड की ओर देखता है जो वो पूरी आधा से ज़्यादा खून पी लिया रहता है। फिर वो अपना दोबारा मक्खी ठो फिर जाता है उसको पीने के लिए ब्लड को। फिर वो ब्लड को और पीने लगता है। अपना विगर बोलता है तुम इसका ज़्यादा ब्लड को मत पियो, मैं अपने एग्जामिनेशन को क्या दिखाऊंगा और मैं कैसे पास होऊंगा। फिर अपना विगर उस मक्खी को देख रहा होता है। तभी कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बताता है 1 महीना बीत जाते हैं और सभी यंग मास्टर ने अपने अपने शिकार को जाके सौंप दिया रहता है टीचर लोग को, और टीचर लोग भी उन्हें देखते हैं और रिवॉर्ड के तौर पे उन लोगों को उस मॉन्स्टर के से बने हुए हार या कुछ वेपन्स दिए जाएंगे रिवॉर्ड के तौर पे। और जब विगर का थी वो मॉन्स्टर सब टीचर ने देखा, वो लोग भी हैरान हो गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं पेट्रियाज को और वो पेट्रियाज बोलते क्या ये सच है। बटलर बोलते हैं हाँ, और वो बोलता है कि यंग मास्टर विगर ने एक ए रैंक का सकबस को हंट किया। एक सकबस एक हाई रैंकर मॉन्स्टर जो वेरेकिल फैमिली के नाइट भी उनसे लड़ने से अवॉइड करते हैं, और एक 8 साल के बच्चे ने सकबस को हंट किया। तो वो बटलर बोलते हैं हाँ, और उसने एक पॉइजन का यूज़ किया सकबस को मारने के लिए। तब अपना पेट्रियाज बोलते क्या उस बास्टर्ड के पास पॉइजन कहाँ से आ गए। फिर वो बटलर बोलते हैं हमने पूछने की कोशिश की लेकिन यंग मास्टर विकर ने हमें कहा कि हमें थक गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ आराम करने, और वो अपने कमरे में चले गए। तभी अपना पेट्रियाज कुछ सोचने लगता है और बोलते हैं ओह ऐसी बात है। फिर वो अपने बटलर को बोलता है तो ठीक है तुम उसको बुला के लाना। तो अपना बटलर भी मान जाता है। फिर हम लोग विकर को देखते हैं जो वो खड़ा रहता है और अपना पेट्रियाज बोलता है
क्या मैंने सच सुना है कि तुमने एक हाई रैंकर मॉन्स्टर को मारा है, एक सकैबस को? तो अपना विगर बोलते हैं हाँ, और मैंने अपने भाले के ऊपर चॉकलेट लगाया था और वो बताने लगता है कि एक हेल हाउंड के ऊपर एक चॉकलेट एक पोयन की तरह काम करता है और उसी से मैंने उसे मारा था। बटलर अपने मन में सोचता है इसलिए यंग मास्टर विगर ने चॉकलेट मांगा था पेट्रियाज से। और फिर पेट्रियाज बोलते हैं मैंने सुना है कि बटलर तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, तुमने उनका जवाब नहीं दिया। तो अपना विगर बोलता है क्योंकि वो बटलर मेरा मास्टर नहीं है। तो अपना पेट्रियाज बोलता है तो तुम्हारा मास्टर कौन है? अपना विगर बताता है जिस क्लैन में मैं रहता हूँ वही मेरा मास्टर है। तभी अपना पेट्रियाज उसकी बातें सुन के खुश हो जाता है और उस विगर से बोलता है तुमने बहुत अच्छे से सीखा है। फिर पेट्रियाज बोलता है तुमने एग्जामिनेशन में हाई रैंक से पास किया है, तो बोलो तुम्हें एथी रिवॉर्ड में क्या चाहिए? तब विगर उसकी पेट्रियाज की बातें सुनता है और बोलता है फाइनली वो वक्त आ गया और मैं वो मांग सकता हूँ। फिर अपना विगर उसको बता देता है पेट्रियाज को मुझे 10,000 सेंट इप्रेस लाइब्रेरी का एक्सेस चाहिए। लाइब्रेरी का बहुत बड़ा नाम है तो इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी को सेंट लाइब्रेरी बोलेंगे। और वो पेट्रियाज और वो बटलर ये उसकी बातें सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है सेंट लाइब्रेरी के बारे में। ये एम्पायर का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है और टॉप 10 के भीतर आता है ये लाइब्रेरी। पेट्रियाज बोलता है सेंट लाइब्रेरी और उससे बोलते हैं क्या तुम जानते हो कि उस लाइब्रेरी में सिर्फ कौन जाता है? विकर विथ फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट और वो खुद एक पेट्रियाज और एक रॉयल नाइट्स जाते हैं। तो अपने विकर अपने मन में सोचता है पेट्रियाज ने थी अलाउ नहीं किया तो मैं कोई और ही रास्ता निकाल लूँगा। तभी पेट्रियाज बोल देता है ठीक है तुम जा सकते हो। और अपना ये विकर बात सुन के हैरान हो जाता है और अपना पेट्रियाज बोलता है तुम मेक श्योर करना कि तुम बास्केटबॉल फैमिली के छठी टेक्निक को सीख सको। अपना विकर हैरान हो जाता है ये बात सुन के और बोलता है ऐसा कौन बास्टर्ड है जो अपनी फैमिली का छठी टेक्निक एक नाजायद औलाद को सिखाए? फिर पेट्रियाज बोलता है तुम उस बुक को पढ़ सकते हो। अपना विकर मन में सोचता है वो बुक फर्स्ट पेट्रियाज की है जो अपने स्वॉर्डमैनशिप के बारे में लिखा गया है और इस बास्टर्ड को पता नहीं है उस बुक के बारे में अच्छे से। फिर पेट्रियाज बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें हार नहीं मानना है और तुम्हें अपना बेस्ट देना है। फिर पेट्रियाज के सामने झुकते हुए थैंक यू बोलता है और बोलता है मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। को जो आया हुआ रहता है सेंट लाइब्रेरी में और बोलता है वो 10,000 सेंट लाइब्रेरी ये मेरा पहली बार है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर वहाँ पर जाता है और कुछ बुक को देखता है और उस पर हाथ रखते हुए बहुत सारे बुक्स का नाम लेने लगता है जो फालतू बुक है। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ में आने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आगे अपना विगर बोलता है यह वह जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक लिखे हुए हैं लाइब्रेरी के डीपेस्ट एरिया में। फिर वो एक बुक को देखता है जो जंजीरें लगी हुई रहती है और अपने विगर के हाथ में उसका की रहता है और उसको खोलता है। और अपना विगर बोलता है कि बाकवीर फैमिली के नाजायद औलाद के पास जितना भी माना है वो फोर्थ टेक्निक से आगे सीख नहीं सकते, क्योंकि बाकवीर फैमिली वो मेक श्योर करती है कि उसके पाले हुए कुत्ते उसको काटे ना। और विगर उस बुक को पढ़ते हुए बोलता है लेकिन यह सोचने की बात है कि ह्यूगो मुझे सिक्स्थ टेक्निक को सीखने देगा। मैंने अपने रिग्रेसर से पहले यह अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और आगे विगर बोलता है ऑफकोर्स ह्यूगो ये सोच रहा होगा कि मैं उसे अलाउ भी कर देता हूँ 6th क्लास टेक्निक सीखने की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो अभी 8 साल का बच्चा ही तो है। अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो अच्छे से सुनना। और अपना बिगर सोचता है मैं रिग्रेसर होने से पहले मैंने 4th क्लास टेक्निक को अच्छे से समझा जब तक मैं बीमार नहीं हो गया 5th क्लास टेक्निक सीखने के लिए। आगे अपने बिगर बोलते अगर मुझे 4th दांत को निकालना था तो मुझे अपने माना को रोकना चाहिए था, इसलिए मैं 5th दांत को नहीं निकाल पाया। बाकवीर फैमिली का स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बताया जाता है कि वो टेक्निक को कोई सीखता है तो फर्स्ट टेक्निक फर्स्ट दांत के लिए, सेकंड टेक्निक सेकंड दांत के लिए और सब ऐसे ही करके लेवल पर लेवल दांत निकाला जाता है। फिर देखते हैं बिगर को जो उस बुक को पलटते हुए बोलता है लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है छठी टेक्निक के लिए, मैं तो यहाँ पर किसी और रीजन के लिए आया हूँ। फिर वो आगे जाते हुए गार्ड के पास बोलते हैं मुझे तो हायर लेवल की बुक चाहिए। फिर वो गार्ड के पास जाता है तो वो गार्ड अपने यंग मास्टर को देखते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर बिगर क्या अब पहले ही बाहर जा रहे हैं? तो अपना बिगर बोलता है हाँ मेरा हो गया। तो वो गार्ड बोलता है क्या आपका इतना जल्दी हो गया? आपको और भी डीपेस्ट पार्ट एरिया में जाके बाकी सब बुक को पढ़ना चाहिए था। अपना बिगर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ और आपकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी सब भी बुक को इधर उधर देख लूँगा। वो फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगता है और वो जो पीछे रहते हैं जो दो नेट वो अपने में बात करने लगते हैं कि लगता है कि वो अभी यंग है, डीपेस्ट एरिया में बहुत सारी अच्छी बुक रखी है, लगता है उन्हें उस बुक का कीमत को नहीं पता। दूसरा वाला गार्ड बोलता है मुझे ये मौका मिलता तो मैं
इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता। फिर अपने बिगर की ओर देखते हैं जो अपने मन में जाते हुए सोचते हैं वो दोनों को जो बात करना है करने दो। उन दोनों को पता नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर में एक ट्रेजर छुपा हुआ है। फिर बिगर को देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में आ जाता है और इधर उधर खोजने लगता है। तभी उसे कुछ दिखता है तो वो एक पुरानी बुक रहती है और वो बोलता है आखिरकार ये मुझे मिल गई और इस बुक का नाम रहता है ल्यूक्रीन ए ब्यूस। फिर उस बुक को अच्छे से देखता है और वो बिगर बोलता है मैं श्योर हूँ कि ये वही बुक है। फिर उस बुक को पलटता है तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पेजेस फटे हुए रहते हैं और अपना बिगर बोलता है बैकवीर फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट वो कभी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आते क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे सारी बुकें बेकार रहती है और उनके नज़र में सारी बुकें कचड़े के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर अपना बिगर एकदम भयानक से हंसी देते हुए बोलता है लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इस बुक की असली कीमत क्या है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस बुक की असली कीमत क्या है। कुछ इम्पोर्टेंट बात वाकफिर के फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट और नाजायद औलाद में तुम लोगों को पता होना चाहिए। जो डायरेक्ट डिसेंडेंट रहते हैं वो जिससे शादी होता है तो क्वीन से उससे बच्चे आती है और जो नाजायद औलाद रहते हैं वो होते हैं जो नौकर वोकर जिसपे किंग को पेट्राज को दिल नहीं आ जाता है उससे बच्चे होते हैं। तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ओके तो बैक टू टॉपिक। फिर बिगर बताता है कि मेरे रिग्रेसर होने से पहले मेरे और मेरे साथी एक रेलविल माउंटेन पे गए थे। हमें एक डंजन मिला और डंजन के अंदर हमें एक बॉक्स मिला और उस बॉक्स को देखते हैं जिसके अंदर से डार्क ऑरा निकल रहा होता है। फिर अपने बिगर ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक पेज मिला जिसके ऊपर वाकबीर फैमिली के शॉर्टमैनशिप के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद बिगर ने इस पेज को पेट्रियाज को दे दिया और पेट्रियाज ने देखा कि उस बुक को तो उसमें 10th टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था और पेट्रियाज ने अपने हाउंड को आदेश दिया कि बाकी भी सब पेजेस को खोज के लाया जाए। उसको एक बुक मिला जिसके 6 पेज गायब हुए थे, एक पेज मिल गया था। यह सब अपना बिगर मन में सोच रहा होता है। फिर वो आगे बताता है बिगर जब ये पेट्रियाज को पता चला कि बाकी के 5 पेजेस 7 बड़े हाउसेस के अंदर आता है तो पेट्रियाज ने 7 फैमिली के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और 7 फैमिली ने कहा कि उसका कोई इससे लेना देना नहीं है, हमारे पास वो पेजेस नहीं है। पेट्रियाज इतने गुस्से में था उसके बाद अपने हाउंड को आदेश दे दिया कि कैसे भी न कैसे वो पेज को लेके आगे बिगर बताता है हमने जैसे न जैसे करके 7 फैमिली के हाउस के अंदर जाके सारे पेजेस को खोज लिया और बिगर ने सारे पेजेस को दे दिया पेट्रियाज को। और अपने बिगर बताता है और ये मिशन करने के लिए उसके सारे साथी ने सेक्रीफाइस कर दिया 5 पेजे को जुटाने में और पेट्रियाज ने हमें रिवॉर्ड के तौर पर बोला बस इतना ही, गुड जॉब। अपना बिगर ये सब बहुत गुस्से में सोच रहा होता है और उस बुक को देख रहा होता है और अपना बिगर बोलता है कि मुझे उस 6 पेजों के बारे में अच्छे से पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ था लेकिन मेरे पास उसका एक्सेस नहीं था। मतलब अपने बिगर के पास पेज था उसके बारे में भी पता था लेकिन वह मेन चीज़ बुके नहीं था। फिर अपना बिगर इस बुक के बारे में बताता है कि इसके 10th टेक्निक बिल्कुल फर्स्ट टेक्निक के सिमिलर है, इसलिए सारे वाकफिर के डायरेक्ट डिसेंडेंट इस बुक को एक कचड़े के अलावा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन इसके फटे हुए पेजेस को लगाने के बाद ये एक हायर लेवल का बुक बन जाता है जिसमें 10th लेवल की टेक्निक के बारे में लिखा हुआ रहता है और इसको लिखने वाला फर्स्ट एंसेस्टर है पेट्रियाज। फिर अपना बिगर उस बुक को पढ़ रहा होता है और पढ़ते पढ़ते रात से सुबह हो जाती है और बिगर तब भी उस बुक को पढ़ रहा होता है और फाइनली उसने बुक को पढ़ लिया रहता है और उस बुक को बंद करता है और बोलता है आसपास देखते हुए मैंने सारी चीज़ों को याद कर लिया है। फिर वो बोलता है खड़े होते हुए मुझे यहाँ पर गार्ड के प्रेजेंस फील नहीं हो रहे, लगता है कि वो लोग कहीं पर गए हुए हैं। फिर वो बोलता है चलो मैं पहले अपना एक ट्रेनिंग कर लेता हूँ छोटा सुन। फिर बिगर अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है और देखता है कि उसके सामने एक माना से भरा हुआ आदमी है और वो उसके ऊपर अपने फर्स्ट टेक्निक से अटैक करता है, फिर सेकंड टेक्निक से थर्ड टेक्निक से अटैक करता है और उस अथीमाना से भरे हुए आदमी पे बहुत सारे स्लैशेस मारता है और अपना बिगर बोलता है मेरी पास्ट लाइफ बहुत बेकार थी लेकिन अब नहीं। फिर उसके ऊपर माना से बने हुए आदमी पर फिर से अटैक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि वो फर्स्ट पेट्रियाज की एकदम इसका हूबहू कॉपी हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे टेक्निक का यूज़ करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे टेक्निक का यूज़ कर देता है और बड़ी कूल टेक्निक के साथ मारते हुए एक लैंडिंग करता है। फिर बिगर अपने हाथ को देखता है और बोलता है ये अभी थोड़ा कमज़ोर था। फिर वो खुश होते हुए बोलता है लेकिन मैं फाइनली 5th टेक्निक को सीख किया हूँ। फिर वो अपने आसपास देखता है और बोलता है मेरी शॉट कहाँ है। फिर हमें बताया जाता है बास्किर फैमिली का रैंकिंग के बारे में और तुम लोग इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हो, मैं उतना नहीं पढ़ने जाऊँगा। फिर देखते हैं अपने बिगर को जो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि मेरा माना भी इंक्रीज हुआ है और मैं एक नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट भी हो गया हूँ। फिर
वो अपने हाथ को देखता है उस्माना को, फिर वो बोलता है कि मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट तक बन गया हूँ और मुझे यकीन है कि मैं एक लोअर क्लास ग्रेजुएट को चैलेंज दे सकता हूँ। फिर अपना विकर उस बुक को देखता है और खिड़की के ऊपर रखता है, फिर अपने पॉकेट से एक छोटा सा लेंस निकालता है और उस बुक के आगे मतलब उस खिड़की के आगे लगा देता है और उसका लाइट जो रहता है उस बुक से निकलते हुए उस बुक के ऊपर फायर लगा देता है और अपना विकर एक डेबल से स्माइल देते हुए बोलता है पेट्रियाज को अब इस बुक के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तभी वहाँ पर आते हैं और कोई बोलता है ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। ये दो गार्ड रहते हैं और अपने दोनों गार्ड बोलते हैं अपने विकर से यंग मास्टर आप यहाँ पर। अब फिर अपना विकर उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरे से एक एक्सीडेंटली ये बुक जल गया। मैंने ऐसे खिड़की पर रखा था और लाइट की वजह से ग्लास की वजह से लाइट पड़ा और ये जल गया, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम चाहो तो पेट्रियाज को इसके बारे में बता सकते हो, मैं अपनी सज़ा के लिए तुम रेडी हूँ। तो वो दोनों गार्ड बोलते हैं यंग मास्टर आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक मामूली सा बुक ही तो है। और भी बहुत सारे बातें करते हैं जो हमारे काम के नहीं रहते हैं और अपना विगर उन दोनों को बाय करते हैं वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं अपने विगर को जो पेट्रियाज के सामने रहता है और अपने पेट्रियाज भी उसे देखता है। फिर पेट्रियाज बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने लाइब्रेरी के अंदर क्या सोचा, मतलब क्या सीखा। तो अपना भी विगर अपने स्टाइल में आंसर देते हुए बोलता है कुछ गर्म, कुछ तेज और कुछ नरम और कुछ चिपचिपा सा, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। पेट्रियाज और बटलर अपने विगर की बात सुन के हैरान हो जाते हैं और बटलर बोलता है नहीं तुम ये मत कहना कि तुम ओरा। फिर हमें ओरा के बारे में बताया जाता है। ओरा स्वॉर्ड के वर्ल्ड के इंटर करने का एक साइन है। यहाँ तक तो एक जीनियस 15 साल तक ट्रेनिंग करता है तब जाके वो एक लोअर क्लास स्वॉर्ड एक्सपर्ट बनता है, बस इतना ही जानो तुम लोग। फिर पेट्रियाज उसके बारे में सोच रहा होता है और बोलता है मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, ये तो सिर्फ अभी 8 साल का बच्चा ही है। मतलब पेट्रियाज को भी यकीन नहीं हो रहा। फिर वो पेट्रियाज बोलते है अपने विगर से तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। तो अपना विगर भी हंसते हुए बोल देता है हाँ। सीन शिफ्ट होता है, देखते एक जगह को, फिर देखते हैं वहाँ पर कुछ बच्चे लोग को। फिर इसके बाद दिखाया जाता है विगर को जो उसके हाथ में स्वॉर्ड रहता है। फिर देखते हैं पेट्रियाज और बटलर को और बटलर बोलता है पेट्रियाज से सर आप यंग मास्टर विगर को स्किल को कैसे देखने वाले हैं। तो पेट्रियाज बताता है मेरा प्लान है कि मैं उसकी स्किल को एक उसके साथ मॉन्स्टर से डील करने दूं। बटलर हैरान हो जाता है पेट्रियाज की बात सुन के और बोलते हैं क्या एक मॉन्स्टर, और देखते हैं एक केज को और फिर अपना पेट्रियाज बताता है हाँ एक मॉन्स्टर, एक भूखा मॉन्स्टर। फिर देखते हैं उस केज को खुलता है तो वहाँ पर एक बंदा एक मॉन्स्टर को लेके आ रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है इस मॉन्स्टर के बारे में और इसका नाम रहता है ऑर्क और ये रहता है रैंक सी का मॉन्स्टर। और जो बच्चे रहते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या ये सच में वो विकर इसके साथ लड़ने वाला है। दूसरा लड़का बोलता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तीसरा बोलता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर बास्केटबॉल के नेट भी है और विकर खतरे में होगा तो वो उसे बचा लेंगे। फिर देखते हैं विकर और उस ऑर्क मॉन्स्टर को जो आमने सामने खड़े रहते हैं। फिर पेट्रियाज ऊपर से इशारा देते हैं उस नाइट को और वो नाइट समझ जाता है और उस मॉन्स्टर ऑर्क जंजीरें को खोल देता है और वो जंजीर खोलने के बाद वो एकदम दहाड़ मारता है और विकर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपना विकर बस उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर आगे अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा होता है। अपना विकर जाता है स्पीड से और उस मॉन्स्टर के एक हाथ को उड़ा देता है। और जो दूसरे बच्चे रहते हैं वो बस हैरान रहते हैं और उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है और वो ऑर्क भी हैरान हो जाता है। तभी अपना विकर तेजी से बढ़ता है उसकी पैर की ओर और उसका एक पैर को भी उड़ा देता है और वो ऑर्क नीचे की ओर गिर जाता है और वो ऑर्क सिर्फ अपने विकर को देख के गुर्रा रहा होता है। और जो बाकी के बच्चे वो हैरान रहते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया और वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। तीसरा बोलते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो एक सी क्लास एक मॉन्स्टर को हरा सकता है। और पेट्रियाज को देखते हैं जो उसका कुछ ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं रहता है और अपना विकर पेट्रियाज की ओर देखता है, अपने मन में सोचता है कि वो अभी भी देखना चाहता है कि मैंने लाइब्रेरी के अंदर क्या सीखा है। और विकर बोलता है चलो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैंने क्या सीखा है। तभी पेट्रियाज को देखते हैं जो वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। फिर बटलर को भी देखते हैं वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है वो फिर इसके बाद हम लोग विकर को देखते हैं वो अपने शॉट के अंदर ओरा लाते हुए बोलता है ओरा ब्लेड और उस ब्लेड को देखते हैं जो ओरा से पूरा कवर हो जाता है। फिर हम लोग और को देखते हैं जो उसकी हालत खराब रहती है। तभी वो और कुछ देख के हैरान हो जाता है। फिर हम लोग अपने विकर को देखते हैं बड़ी स्पीड से जाके उस और का सर को उड़ा देता है और पेट्रियाज को दिखाया जाता है जो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो पूरा हैरान रहता है। और जो बटलर रहता है वो बटलर बताता है कि एक लो क्लास स्वॉर्ड एक्सपर्ट ओरा। और वो पेट्रियाज को बोलता है कांग्रेचुलेशन सर, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक जीनियस को जन्म दिया है। और वो पेट्रियाज अपनी बटलर की बातें सुनता है और वो बोलता है क्या
तुम्हें ऐसा लगता है? आगे बटलर बोलता है, एम्पायर के सभी फैमिली के बीच में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई जीनियस होगा। फिर वो आगे अपने वीगर को देखते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि उस ऑर्क में गड़बड़ है। ऑर्क अपने हीलिंग मैजिक के साथ वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका खून बंद होना नहीं रुक रहा है। तभी अपने पेट्रियाज उसकी बातें सुन के बोलता है क्योंकि ऑर्क बहुत वीक है। फिर अपना वीगर पेट्रियाज की ओर देखता है और बोलता है, फादर क्या मुझे कोई और स्ट्रॉन्ग मिल सकता है? मतलब इसका कहने का मतलब है इसको और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर चाहिए लड़ने के लिए। सभी बच्चे अपने वीगर की बातें सुन के हैरान हो जाते हैं और अपने में देखने लगते हैं। फिर अपने वीगर की ओर देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी पावर को और भी शो करना है। और पेट्रियाज की ओर देखते हुए आगे बोलता है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था मुझे एक्नॉलेज किया जाएगा और मुझे योगो से दूर भेज दिया जाएगा, जैसे मुझे एक दूर जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, चाहे मुझे एक एकेडमी में एडमिशन करा दिया जाएगा। फिर पेट्रियाज बोलता है, ऐसा लगता है कि एक और मेरे बेटे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। और वो बोलता है ठीक है। फिर वो बोलता है बटलर से, बटलर हमारे यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर है ना जो हमने पकड़ा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तब बटलर भी बोलता है यस पेट्रियाज। तो वो अपना पेट्रियाज बोलता है तो ठीक है जाओ तुम उसे लेके आओ। फिर हम लोग देखते हैं उसी क्रिएचर को जो देखने में बहुत डेंजरस लग रहा होता है और सभी बच्चे भी देख के उसको हैरान हो जाते हैं और अपना वीगर भी देखता है और बोलता है वाह। फिर देखते हैं वो अच्छे से देखता है तो वो बताता है अपना वीगर ये तो एक ट्रोल है। फिर वो ट्रोल अपने वीगर की ओर देखता है घूर के। अपना वीगर भी उस ट्रोल को देखते हुए अपने फादर से बोलते हैं, फादर तो क्या अब मैं स्टार्ट करूं? तो उसके फादर भी बोलते हैं हाँ श्योर स्टार्ट करो। फिर देखते हैं कि उसकी जंजीरें खुल जाती है और वो ट्रोल उसका जंजीरें खुलते ही अपने प्रेशर को रिलीज करता है और अपना वीगर पीछे की ओर जाने लगता है। तभी वो ट्रोल एक पंच बनाता है और अपने वीगर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना वीगर ने डॉज कर दिया रहता है और उस ट्रोल के ऊपर एक जंप मारता है और उसके ऊपर से साइड कूद जाता है। और जो दूसरे बच्चे रहते हैं और उसमें से एक बच्चा बोलते हैं उसके पास वो अच्छा चांस था उसके ऊपर अटैक करने का, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। और पेट्रियाज भी उसे देखते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छे। वो ट्रोल अपने वीगर के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है और अपना वीगर बस डोज पे डोज किए जा रहा होता है। और वो ट्रोल अपने वीगर को देखता है और जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं और बोलते वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ऐसी डोज कर रहा है, क्या वो ट्रोल को थकाने की कोशिश कर रहा है। वीगर को देखते हैं जो थोड़ा वो थका हुआ रहता है और वो अपने मन में सोचता है एक ट्रोल को मारने के लिए उसके लिए एक प्लान की ज़रूरत रहता है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से ये ट्रोल बहुत फास्टली रिएक्ट करता है और उसका हीलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा रहता है। फिर वीगर बताता है एक ट्रोल पर जब तक एक बड़ा अटैक ना किया जाए उसे कुछ होगा नहीं। तभी अपने वीगर को देखते हैं जो अपने एक टेक्निक का यूज़ करते हुए उस ट्रोल के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस मारता है। फिर एक लंबा स्लैश मारता है, एक पावरफुल स्लैश, और उसको काटते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर उस ट्रोल को देखते हैं जो अपने वीगर ने उस ट्रोल को कंधे को काट दिया रहता है और बाकी सब देख के हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उस ट्रोल का हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। दूसरा बच्चा बोलते हैं मुझे लगता है कि वागविर फैमिली का फर्स्ट टेक्निक उस ट्रोल को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। फिर अपने वीगर को देखते हैं जो उसके ऊपर वो ट्रोल एक दहाड़ मारता है और अपने वीगर भी अपने ओरा को निकालता है। फिर वो एक टेक्निक का यूज़ करने लगता है और वो बोलता है मैं वंडर हूँ मेरी इस पावर को देख के वो पेट्रियाज कैसा रिएक्शन देगा। वीगर के नीचे से दो बड़े बड़े नुकीले कुछ निकलते हैं और वो जाके ट्रोल के ऊपर अटैक कर देते हैं और अपना वीगर भी मौके का फायदा उठाते हुए उस ट्रोल की सर को उड़ा देता है। और वो बटलर और बच्चे देख के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर अपना स्टोरी सुनाने वाला आ जाता है और वो बताता है कि आयरन ब्लड स्वॉर्ड क्लैन वागविर फैमिली ये उसकी सेकंड टेक्निक है और बहुत लंबा चौड़ा बताता है, तो मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि कहानी सुनाने वाला बोलता है कि वागविर फैमिली के अंदर जब कोई 15 साल का हो जाता है और वो अपने ओरा का यूज़ करने सीख जाता है तब वो अपने फर्स्ट टेक्निक को मास्टर करता है, और जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो अपने सेकंड टेक्निक को मास्टर करता है। लेकिन इस टाइम वागविर फैमिली के हिस्ट्री में पहली बार है जो 8 साल का बच्चा सेकंड टेक्निक को सीखा है, मतलब किया है। जो 18 साल के बच्चे करते उसने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही कर दिया और वो एक जीनियस कहलाने लग गया। फिर वीगर को देखते और वो हंसते हुए बोलते हैं फाइनली मैंने कर दिया। फिर पेट्रियाज को दिखाए जाते हैं जो उसकी शक्ल पे 12 बज जाते हैं और ये पूरी तरह से हैरान रहता है। फिर वो जो बाकी लोग ट्रोल को देखते हुए बोलते अभी हम लोगों ने अभी क्या देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है 3 सप्ताह बीत जाते हैं और अपने वीगर को देखते हैं कैंटीन रूम में जो खा रहा होता है और वो खाने को देखते हुए बोलते हैं मुझे ये खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो अपने आसपास देखने लगता है जो सभी बच्चे अपने वीगर को इग्नोर करके जाने लगते हैं और अपने वीगर अपने मन में सोचता है। वीगर दूसरे बच्चे को देखते हुए बोलता है कि उस घटना के बाद सारे बच्चे मुझसे दूरी बनाए रखने लगे क्योंकि
मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, और बोलता है ठीक है जाने दो, वैसे भी इस फैमिली के अंदर पावरफुली ज़्यादा टिकता है। फिर विगर पेट्रियाज के बारे में सोचने लगता है और वो बोलता है मुझे ह्यूगो का रिएक्शन देख के हंसी आ गई और मुझे ये ह्यूगो का रिएक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। फिर वो बताता है, बटलर उसे बोल रहा होता है ऐसी पेट्रियाज यंग मास्टर ह्यूगो अपने कमरे में चल गए। पेट्रियाज एकदम सदमे में रहता है। फिर विगर अपने बारे में बताता है कि मुझे अपनी पावर को जितना दिखाना चाहिए था मैंने उतना ही दिखाया है। मैंने बस इतना दिखाया है कि मैं एक मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपेक्ट हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं एक लो रैंकर ग्रेजुएट का एक्सपेक्ट हूँ और मैंने अपनी 5th टेक्निक को लगभग मास्टर कर ही लिया है। फिर विगर अपने हाथ में उसी क्रिएचर को देखता है और इसका नाम मैंने रखा है वेल, और उसको देखता है और अपने मन में सोचते हैं मुझे इसकी वजह से और ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। फिर वही 3 बंदे को देखते हैं जो अपने विगर को देखने आए हुए रहते हैं, और अपने विगर बड़े गुस्से में देखता है, अपने मन में बोलता है फिर से यही तीनों बास्टर्ड। फिर अपने विगर उन लोगों से बोलता है कि पिछली बार काफ़ी नहीं था कि फिर से तुम लोग आ गए। तो फिर वो लोग तीनों बोलते हैं नहीं वो बात नहीं है। फिर वो लोग तीनों बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ तुम्हें ये बताने आए थे कि तुम बहुत कूल थे, और तुमने जब उन थी ट्रोल और उस और को मारे थे तो, और ये बात सुन के अपने विगर के मुंह से खाना ही निकल जाता है। फिर वो तीनों हैरान हो जाते हैं ऐसे विगर को करते हुए और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। दूसर का भी बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। तीसर का भी बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। और अपने विगर को गुस्सा आ रहा होता है उनकी बातें सुन के, और अपने मन में सोचता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या मुझे इनको मारना चाहिए। तभी वहाँ पर अपना बटलर आ जाता है और बोलता है यंग मास्टर विगर। तभी अपना विगर बटलर को देखता है और बोलता है बटलर तुम। फिर वो अपना बटलर अपने विगर को देखता है और फिर उससे बोलता है यंग मास्टर विगर आपको पेट्रियाज के रूम में जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक कैरेज को, और कैरेज के ऊपर लगे हुए एक व्हाइट झंडे को जिसके ऊपर कुछ बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं पेट्रियाज को, और पेट्रियाज को कोई बोलते हैं काफ़ी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने पेट्रियाज को बोल रहा होता है तुम बिल्कुल नहीं बदले। फिर इसके बारे में बताया जाता है ये है मॉर्ग क्लैन का पेट्रियाज और इसका नाम है एडवर्ड मॉर्ग, तो हम लोग इसको डायरेक्ट मॉर्ग बोलेंगे। फिर दोनों पेट्रियाज बात करने लगते हैं और मॉर्ग बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि इस बार भी एनुअल इवेंट अच्छे से जाए। अपना पेट्रियाज बोलता है जब भी जॉइनिंग ट्रेनिंग आती है वो बिना रिकॉर्ड के अच्छी ही चलती है। और वो मॉर्ग बोलता है पिछली बार 2 पर्सन घायल हो गए थे, मैं इससे क्या बोलूँ, एक कॉन्सिडेंट की कुछ और। अपना थोड़ा पेट्रियाज गुस्से में बोलता है तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मॉर्ग के बच्चे कुछ ज़्यादा ही ड्रामेबाज है। तो अपना पेट्रियाज भी एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो लोग नोबल है ना। और ये दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि रेनॉर्ड मैच क्लैन द मॉर्ग और आयरन ब्लेड स्वॉर्ड क्लैन द बास्करविल, इन दोनों के बारे में कहानी सुनाने वाला बताता है वो पहले ऐसे नहीं थे। मैजिक और स्वॉर्ड एक अच्छा कॉम्प्लिकेटिव पार्ट है, और ये पुराने एम्पायर ने कहा था, एम्पायर के किंग ने। इस कारण बास्किर फैमिली और एक मॉर्ग फैमिली जॉइंट ट्रेनिंग शुरू किया जिसमें 8 से 15 साल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। एक अच्छे माहौल के लिए और शांति बनाए रखने के लिए। तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना, चलो मैं अब अच्छे से समझा देता हूँ। मॉर्ग फैमिली एक मैजिकल फैमिली है जो मैजिक का यूज़ करते हैं, और एक बास्करविल फैमिली जो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करते हैं। स्वॉर्डमैनशिप के लिए जानी जाती है थी बास्करविल फैमिली, और मॉर्ग फैमिली मैजिक के लिए जानी जाती है। वो दोनों शांति बनाए रखने के लिए किंग ने उन्हें कमांड दिया था कि तुम लोग अपने लिए एक जॉइंट ट्रेनिंग कैंप खोलो, और उसमें सिर्फ 8 से 15 साल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और उन दोनों भी राजी हो गए। फिर बीच में कहानी सुनाने वाला आता है और बताता है एक रीजन के कारण वो दोनों फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मॉर्ग फैमिली और बास्करविल फैमिली के बीच में एक माइन मिला, रूबी माइन, और उसी के कारण उनके बीच में माहौल खराब हो गया और एक दूसरे के दुश्मन बनने लग गए और एक दूसरे का खून बहाने लग गए। लेकिन एम्परर के कमांड के कारण उन दोनों ने जॉइनिंग ट्रेनिंग को नहीं रोका। अब अपना मॉर्ग बोलता है पेट्रिया से, मैंने सुना है कि बास्करविल फैमिली के अंदर एक सुपरनोवा अपीयर्ड हुआ है। आगे और तारीफ करते ही बोलता है ये एम्पायर के लिए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग के लिए है जो बास्करविल फैमिली के अंदर एक जीनियस पैदा हुआ है, क्या ये सच है। तो अपना पेट्रियज बोलता है हाँ ये कुछ बड़ी बात नहीं है। और वो मॉर्ग अपने मन में सोचता है वो अपने बच्चे की तारीफ सुनकर कॉम्प्लिकेट कर रहा है, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। फिर वो मॉर्ग बोलता है हम लोग कितना भाग्यशाली है कि मॉर्ग फैमिली के अंदर भी एक जीनियस पैदा हुआ है। फिर वो बोलते हैं अंदर आ जाओ केमिस। गेट खुलता है और वहाँ से एक लड़की निकलती है और अपना पेट्रियज भी उसे देखता है। फिर देखते उस लड़की को अच्छे से। फिर अपना वो मॉर्ग बताता है कि ये मेरी सिस्टर की डॉटर है और इसका नाम केमिस है। फिर मॉर्ग बोलता है केमिस है क्या तुम पेट्रियज को ग्रीटिंग नहीं दोगी।
केमिस बोलती है तुम वही चोर हो जिसने हमारी रूबी माइन को चुराया है, और अपने हाथ आगे फैलाते हुए बोलती है जल्दी से उसे वापस दे दो। अपना पेट्रियस बड़ी हैरानी में उसको देखता है और गुस्से में बोलते है क्या एक चोर, और अपना वो केथी मोर्ग बोलते है केमिस से तुम ये क्या बात कर रही हो। तो अपना केमिस बोलती है आप ही ने तो कहा था ये एक चिड़चिड़ा चोर है जिसने हमारी माइन को चुराया है। मोर्ग बोलते हैं मैंने तुमसे ये कब कहा था। केमिस बताती है आप ही ने कहा था जब हम लोग एथी गैरेज के अंदर थे, शायद 5 घंटे हो गए। अपने पेट्रियस को देखते हैं जो बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है एक एनोइंग और एक चिड़चिड़ा सा एक चोर, और वो अपना एथी मोर्ग बोलता है नहीं नहीं तुम गलत फैमिली में हो। तभी अपना पेट्रियस शांत हो जाता है, बोलते हैं हाँ बस वो एक 8 साल की बच्ची ही तो है। और अपना पेट्रियस बोलता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। फिर केमिस कुछ ऐसा बोल देती है जो पेट्रियस को बोलना नहीं चाहिए था, और वो बोलती है कि ये एनोइंग पर्सन जल्दी से मेरा माइनिंग दे दो, मेरा रूबी को दो जल्दी से। और अपना एथी पेट्रियस उसकी बातें सुन के फुल्ली गुस्से में आ रहा होता है, और वो मोर्ग उसको रोकते हुए बोलते हैं ए पेट्रियस तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे बच्ची को धमका नहीं सकते, वो बस एक 8 साल की बच्ची है, तुम शांत हो जाओ। अपने पेट्रियस बोलते हैं उस मोर्ग से क्या तुम्हारे फैमिली के अंदर बच्चे को नहीं सिखाया जाता है कि बड़े से कैसे बात किया जाता है, क्या तुम्हारे फैमिली की एजुकेशन खराब हो गई है क्या। और आगे पेट्रियस बोलता है तुम्हें अपने फैमिली के अंदर बच्चे को सिखाने की जरूरत है कि बड़े से कैसे बात किया जाता है। तभी वहाँ पर अपना विगर आता है दरवाजे खोल के और इसी अंदर जाता है, और जो बटलर रहता है वो बोलता है कि पेट्रियस मैं यंग मास्टर विगर को ले आ गया। फिर मोर्ग भी पीछे पलट के देखता है और अपने मन में सोचता है क्या ये वही बच्चा है जो बास्केटविल फैमिली का सुपरनोवा है। फिर वो अपने बगल में देखता है तो उसकी केमिस मतलब भतीजी गायब हो जाती है, और वो जाके अपने विगर पास खड़ा रहती है और उससे बोलती है तुम क्या कह रहे हो। फिर विगर भी केमिस को देखता है और अपने मन में सोचता है क्या ये केमिस है। फिर वो केमिस बोलती है तुम्हारा ये स्टूपिड सा फेस, और विगर अपने मन में सोचता है मोर्ग क्लैन की आयरन ब्लड एम्प्रेस केमिस मोर्ग। फिर विगर इसके बारे में बताता है कि इसको मोर्ग क्लैन में जीनियस से भी जीनियस माना जाता है, और इसने कंटिन्यूस मैजिक सीखा और बहुत सारे मैजिशियन को हरा के उसके टॉप लेवल पे पहुंची, और ली नॉर माउंटेन के बाइबेरियन क्लैन को इसने हराया और बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मारा, और उस मॉन्स्टर को लटका दिया जाता है जैसा कि तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो। आगे अपने विगर बताता है और ये ब्यूटी के लिए भी फेमस थी और लोग इसे कहते थे फायर गॉडेस के नाम से। विगर बोलते ये सब फ्यूचर में इसके साथ होना था और ये तो अभी फिलहाल अभी बच्ची है। फिर वो अपना केमिस बोलती है रूबी माइन तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, मुझे मेरा माइन दो। विगर बोलता है केमिस से तुम बहुत गुस्से वाली है, और ये बात सुन के दोनों पेट्रियस उसकी ओर देखते हैं, और तभी अभी अपना केमिस गुस्सा जाती है और बोलता है विगर से तुमने मुझे क्या कहा गुस्से वाली। तब अपना विगर बोलता है हाँ मैंने तुम्हें गुस्से वाली कहा। फिर केमिस अपने हाथ में एक मैजिक बनाते हुए बोलती है अच्छा चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि वो रूबी माइन किससे बिलोंग करता है, और अपना विगर उसको देख रहा होता है। फिर 2 मेंशन को देखते हैं जो मैजिक से केमिस ने बनाया हुआ रहता है, और अपना विगर और वो पेट्रियस और वो मोर्गन वो भी देख के हैरान रहते हैं, और अपना थी वो केमिस बताती है। केमिस बोलती है मैं तुम्हें इसे सिंपल में एक्सप्लेन करती हूँ, और अपना विगर उसे देख के अपने मन में सोचता है उसने एक आइस से एक स्क्रिप्चर बनाया, मुझे लगा कि हम लोग लड़ेंगे। केमिस उस माइन को दिखाती है और बोलती है ये माइन का एंट्रेंस है जहाँ पर से हम लोग टॉप ग्रेड के रूबी को निकालते हैं, और ये मोर्ग और बास्केटविल फैमिली के बॉर्डर के नजदीक है। आगे केमिस बताती है जो माइन का इंटरेस्ट है वो मोर्ग क्लैन के टेरिटरी में आता है, और वो माइन बास्केटविल फैमिली के नीचे चलता है जैसा कि तुम देख सकते हो, और बास्केटविल इसे पूरी तरह से नहीं रोक सकता। और जो वो रूबी माइन है वो मोर्ग क्लैन से बिलोंग करता है। तुम लोग को नहीं ना समझ में, मुझे भी समझ में दिया, तो चलो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं 2 मेंशन को, एक बास्केटविल फैमिली का मेंशन है और एक मोर्ग फैमिली का मेंशन है, और दोनों के बीच में एक दीवार है, एक बॉर्डर। और जो मोर्ग फैमिली का मेंशन है और उसके साइड में वही एंट्रेंस है जो वो एथी माइनिंग करते, और वो माइनिंग करते करते एथी बास्केटविल फैमिली के एथी अंडरग्राउंड के नीचे वो लोग माइनिंग करते हैं। और केमिस बताती है कि ये बास्केटविल फैमिली इसे नहीं रोक सकता, ये मोर्ग फैमिली से थी बिलोंग करता है। आगे केमिस बोलती है लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है इस माइन से, और हमने यहाँ तक तुम्हें किराया भी देने की कोशिश की लेकिन तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया। और जो वो मोर्ग रहता है और वो अपनी अथी भतीजी की तारीफ करते हुए बोलते हैं सही सही वो बहुत इंटेलिजेंट है, और अपना वो पेट्रियस गुस्सा कर रहा होता है। तभी अपना विगर उसको बोलता है केमिस से रूबी आमतौर पे एक मैजिशियन के लिए यूज में आता है, लेकिन बास्केटविल फैमिली को रूबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केमिस भी बोलते हैं सही सही तुम सही बोलते हो। तभी अपना विगर बोलता है लेकिन थी लैंड का किराया तुम्हें पता होना चाहिए, बास्केटविल फैमिली इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो कुछ पैसे के लिए अपनी लैंड को थी गिरवी दे दे जो तुम जाके उसके ऊपर खुदाई कर सको। विगर का कहने का मतलब यह है
है कि तुम हमारे जगह पे आके माइनिंग का काम नहीं कर सकते। मोर्क को देखते जो बिगर की बात सुन के वो थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है और अपने पेट्रियज को देखते वो जो अपनी बिगर की बात सुन के स्माइल कर रहा होता है। फिर इसके बाद थी केमिस की ओर देखते है जो गुस्से में रहती है और बोलती है इसमें तुम्हारा ही लॉस होगा। फिर वो बताती है तो ठीक है मैं तुम्हें फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। केमिस बोलती है ये तुम्हारा साइड है और ये मेरा। फिर वो अपने हाथ को ऐसी एक माइन टाइप का समझ सकते हैं और वो अपने एथी लेके जाती है ऐसी बास्केटबॉल फैमिली की और अपने बिगर से बोलती है तो अब तुम मुझे बताओ कि ये किसका हाथ है। तो अपने बिगर स्माइल देते हुए बोलते हैं तो तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि ये किसका हाथ है। तभी अपना बिगर उसके हाथ को पकड़ लेता है। बिगर बोलते ऑफ कोर्स ये मेरा माइन है और ये केमिस थोड़ा शर्माने लगती है और बोलती है अपने बिगर से तुम क्या बात कर रहे हो और मैं तुम्हारी कब से हो गई। बिगर बोलते हैं मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इस माइन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर बिगर अपने अचानक से पीछे से चाकू निकालता है। मोर्क और बटलर हैरान हो जाते हैं। फिर अपना बिगर डरावने अंदाज में बोलते हैं ये जो तुम्हारा हाथ है ना ये माइनिंग। और वो केमिस भी हैरान हो जाती है और बोलती है क्या। फिर पेट्रियज की ओर देखते हैं जो वो भी थोड़ा डर जाता है। केमिस को देखते हैं जो अपना बिगर उसके हाथ को काटने वाला रहता है। तभी वो चिल्ला के बोलती है अंकल हेल्प मी। तभी उसके अंकल आते हैं अपने बिगर के पास और बोलते हैं बड़ी डरावने अंदाज में है तुम मेरे भतीजे को छोड़ दो। और अपने बिगर भी हैरान हो जाता है उसके प्रेशर को झेलते हुए उसके पावर के प्रेशर को और उस केमिस को छोड़ देता है और वो पीछे पलट के देखता है और केमिस जाके अपने अंकल के गले लग जाती है और बोलती है अंकल उसने मेरा लगभग हाथ काट ही दिया था। मोर्क बोलते हैं अपने पेट्रियज ये सब क्या चल रहा है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। और अपना वो पेट्रियज उसको देख रहा होता है। पेट्रियज बोलते हैं बिगर से बिगर ये तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। तब अपने बिगर भी माफी मांगने लगता है और बोलते हैं आई एम सॉरी। फिर वो अपने नाइफ को टेढ़ा करते हुए बोलता है वो ये तो बस एक टॉय था। मोर्क बोलता है क्या एक टॉय क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बिगर मोर्क के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगता है और बोलते हैं मेरा कोई इरादा नहीं था कि केमिस को मैं रुलाऊं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पेट्रियज बोलते हैं मोर्क से क्या तुम्हें नहीं लगता है कि बच्चों के खेल के बीच में तुम्हें इंटरफेयर ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर पेट्रियज बोलता है ये सब छोड़ो और मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं रूबी माइन के बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा और मैं श्योर हूँ कि तुम जरूर उसे सुनना चाहोगे। पेट्रियज बोलता है सबसे पहले हमें जो जॉइंट ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। केमिस बोलती है अपने बिगर से मैं तुम्हें देख लूंगी यू बास्टर्ड। और अपना बिगर बस उसको देख के एक स्माइल देता है। कहानी सुनाने वाला आता है और बताता है कि बास्केटबॉल क्लैन और मोर्क क्लैन के बीच में एक फैमिली ड्यूल होता है जिसमें 8 से 15 साल के बच्चे भाग लेते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग देख सकते हैं दो बंदे लड़ रहे होते हैं एक बास्केटबॉल फैमिली से और एक मोर्क फैमिली से। फिर बताता है आगे स्टोरी सुनाने वाला हालांकि इस साल की ड्यूल में सबकी नज़र बस कहीं और थी मोर्क क्लैन के केमिस के ऊपर और बास्केटबॉल फैमिली के अपने बिगर के ऊपर। और मोर्क क्लैन के पेट्रियज ने कहा था कि सब चीज रूल के मुताबिक चलेगा। फिर देखते घंटे की आवाज और घंटा बजता है और बैटल शुरू हो जाता है। केमिस आगे बढ़ती है और अपने बिगर से बोलती है मैं एक बार शुरू हो गई तो मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। फिर वो अपना एक मैजिक स्पेल बनाने लगती है और कुछ फॉर्मेशन टाइप उसके सामने आ जाता है और जो मोर्क क्लैन के जो बंदे रहते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है। और देखते हैं केमिस के ऊपर जो उसके पीछे 3-3 गो फॉर्मेशन बन जाता है 3-3 मैजिक का। फिर हम लोग मोर्क को देखते हैं जो अपने पेट्रियज को देखते हुए हंसता है और अपने मन में सोचता है मैं भी जरा देखूं कि बास्केटबॉल फैमिली का जीनियस कैसा है। फिर केमिस की ओर देखते हैं जो अपने मैजिक के साथ अटैक कर देती है और वाटर फायर और थंडर के साथ। और अपना बिगर उसके साथ आराम से डॉज कर देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा मैजिक बहुत शानदार था लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम किसी एक मैजिक पे फोकस करो तो ये बहुत अच्छा होगा। तब अपना केमिस बोलती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम बस एक स्टूपिड हो तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता। फिर केमिस एक मैजिक करती है और बिगर के सामने एक सैंड वॉल आ जाता है और बिगर एकदम तेजी से जाता है और उसको एक लत मार के ही तोड़ देता है। और अपने वो केमिस सोचती है अपने मन में बस उसने एक लत मार के ही मेरे सैंड मैजिक को तोड़ दिया। और बोलती है क्या यही है स्ट्राइक रिवर की पावर। और अपने बोलती है अपने मन में मैंने अपना गार्ड डाउन किया। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है तब बिगर अपने अथी उंगली के साथ उसके सर पर एक फ्लिप मारता है। बिगर केमिस के सर के ऊपर अपने उंगली से एक फ्लिप मारते हैं और वो दूर जाके फेंकाती है और जो वो मोग रहता है वो हैरान हो जाता है। केमिस की ओर देखते हैं जो अपने बिगर से बोलती है तुमने मुझे फ्लिप मारा क्या तुम अपने ओपोनेंट को इतना कमजोर समझते हो। अपना बिगर बोलते हैं मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था लेकिन तुम अपने एथी हेड का ध्यान रखना उसमें ज्यादा चोट लग सकती है। केमिस बहुत गुस्से में अपने बिगर की ओर घूर के देखती है। फिर वो एक मैजिक का यूज करती है और बोलती है सेंड वॉल और फिर से वही एथी सेंड का दीवार खड़ा हो जाता है। और अपना वो केमिस बोलती है बिगर से इस बार मैंने 2 गो सेंड वॉल खड़ा किया मैं देखूंगी कि अब तुम इसे कैसे तोड़ते हो। बिगर उस वॉल को देखते हुए अपने मन में सोचता क्या उसे पता नहीं है कि घूम के भी जाके मैं अटैक कर सकता हूँ उसके ऊपर। फिर एक अटैक करते हुए बोलता
बोलता है खैर मुझे लगता है कि उसके साथ थोड़ा देर खेल लेना चाहिए। फिर विगर एक अपना पंच बनाते हैं और उस वाल के मार के छेद कर देता है और वो केमिस्ट भी हैरान हो जाती है और अपना विगर बड़ी बेडस लुक में उसको देखता है। फिर अपना अंगुली से फ्लिक बनाता है, फिर उसके सर पे मारता है और अपने वो केमिस्ट सोचती है वो बहुत स्ट्रांग है। फिर देखते हैं वो केमिस्ट नीचे की ओर गिर जाती है और उसके माथे के ऊपर एक आलू निकल जाता है और वो अपने विगर की ओर गुस्से में देख रही होती है। फिर विगर के ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन अपना विगर उसे डॉज कर देता है और अपने मन में सोचता है मैं ऐसा करूँगा तो वो अपनी हार मान लेगी। फिर देखते वो केमिस्ट उसके विगर के ऊपर अटैक कर रही होती है और अपना विगर बचते हुए बोलता है कि मैं चाहूँ तो उसके 0.01 सेकंड में उसके सर को काट सकता हूँ, लेकिन मैं ये करूँगा तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसको दूसरे तरीके से ख़त्म करना होगा इस बैटल को। केमिस्ट बोलती है अपने विगर को है तुम किसकी ओर देख रहे हो, मेरे तरफ देखो यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाती हुई अपने विगर की ओर बढ़ जाती है और अपना विगर पीछे देख रहा होता है। फिर उस बंदे को देखते जो एक फायरबॉल वो भी बनाते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये लो मेरा पावरफुल अटैक। केमिस्ट विगर के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक कर देती है, अपना विगर पीछे की ओर हट जाता है और बोलता है केमिस्ट, और केमिस्ट भी अपने उस विगर की बातें सुनती है और फिर अपना विगर बोलता है पीछे कूदते हुए ये बेहतर होगा कि तुम अपने डिफेंस मैजिक को तैयार कर लो। और उसके पीछे से देखते विगर के पीछे फायरबॉल की अटैक आ रहा होता है और वो केमिस्ट भी देख के हैरान हो जाती है। फिर देखते हैं पेट्रियाज को वो दोनों भी हैरान रहते हैं और मोर्क बोलता है चिल्लाते हुए नहीं। तभी देखा जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके कुछ लोगों को और वो लोग धमाके की ओर देखते हैं और कुछ बंदे बोलते उस धमाके की ओर देखते हुए ये सब मोर्क क्लैन के लड़के रहते हैं और वो बोलते हैं माय लेडी चिल्ला रहे होते हैं और जो वो मोर्क रहता है वो भी चिल्लाता है केमिस्ट। फिर धमाके की ओर देखते हैं और उसमें से आवाज़ आती है और बोलते ये वॉइस तो मेरी अंकल की है। और ये अपने केमिस्ट रहती है और अपने मन में सोचती है मैं क्या करूं, मैंने तो अपने डिफेंस मैजिक का यूज़ करते हुए उससे बच गई, लेकिन मेरे उस फायर की वजह से मेरे सारे कपड़े जल गए। और आगे बोलती है हालांकि अभी यहाँ स्मोक है इसलिए मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन स्मोक हटने के बाद वो लोग मुझे देखेंगे। केमिस्ट रोते हुए बोलती है सभी मुझे ऐसे देख के मेरे ऊपर हंसेंगे और अपने मन में बोलती है प्लीज़ मेरी तो कोई हेल्प करो। तभी वहाँ पर किसी पेड़ को दिखाया जाता है और केमिस्ट के ऊपर एक कपड़ा आता है और वो भी हैरान हो जाती है। तो ये अपना बिगर रहता है जो फकिंग कूल स्टाइल में उसके ऊपर डाल देता है और बोलता है अभी के लिए तुम ये ले लो मेरी जैकेट। केमिस्ट बोलती है बिगर को तुम अपनी एनिमीज को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो अपना बिगर बोलता है तो क्या। तो गाइस वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सायोनारा।